ठीक है, हम क्लास स्टार्ट हो गई। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्टली, जो भी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज लेट मी नो योर कंफर्टेबल लैंग्वेज सो दैट मैं उसी लैंग्वेज में आगे क्लास जो है कंटिन्यू कर सकूं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, टाइप इंग्लिश। अगर आपको लगता है कि मुझे बाइलिंगुअल होना चाहिए, मैं दोनों भाषाओं का यूज करूं, आई विल डू दैट। अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी में ही पढ़ाना है तो आप मुझे वो बता दीजिए। जो भी आपका कंफर्टेबल जोन हो वो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आए। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते चले जाऊं और आपको वो समझ ना आ रहा हो। तो बेसिकली आई एम गोना स्टार्ट नाउ। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में इफ वी टॉक अबाउट, तो हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारी, उसके फंडामेंटल्स की बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो नेसेसरी हैं, क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हुए एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए। वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कौन कौन से मार्केट्स होते हैं, कौन कौन से सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें यूजुअली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बहुत बेसिक लेवल आपका जो है वो क्लियर करने वाली हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि आई बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूनिट 1। सो आपके जितने भी कंटेंट होंगे हम उस पर बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी अगर हो पाई तो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट मुझे क्या लगता है कि क्या होती है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज जब एक कोई भी पर्सन अपने फाइनेंसेस को, जो भी उसने सेव करके रखा है, उसको किसी ऐसे जगह पे, ऐसे फंड्स में, ऐसे ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट करे स्कीम्स में जहां से उसको रिटर्न्स मिल रही हो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक छोटा सा ही डिफरेंस है। सेविंग, आप अगर अपना पैसा है, आपके पास 1,000 रुपए है, आपने घर से पॉकेट मनी ली है, उसमें से आपने क्या किया कि उन 1,000 रुपए में से 500 खर्च किए, 500 अपने घर पे रख दिए और वो घर पे छुपा के रख दिए। यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन दोज अमाउंट या फिर ऑन दोज रुपीज। उन पे आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है। यू आर सेविंग दैट अमाउंट, जब भी कभी जरूरत होगी यू कैन यूज दैट। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग, वो स्ट्रेटेजी जिसमें अपने आप फंड्स एलोकेट करते हो किन्हीं ऐसी स्कीम्स में जहां से आपको वो पैसा बढ़ के मिले या फिर उस पर कांस्टेंट रिटर्न मिले। जैसे इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूँ तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, आप अगर बैंक में अपना नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करते हो, यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट, बट दैट विल बी बहुत सारा, बहुत लो, बहुत ज्यादा लो होता है वो। और उसका रीजन यही है क्योंकि उसका मेन पर्पज इज टू सेव द मनी। आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। बट इफ यू गो फॉर एफडी, एफडी इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आप एफडी करवाते हो, यू लॉक दैट अमाउंट फॉर सम टाइम एंड यू आर गेटिंग रिटर्न्स, हायर रिटर्न्स देन द सेविंग्स वन। तो सेविंग पे आपको कम पैसे मिल रहे हैं जब वापस मिल रहे हैं तो, लेकिन अगर एफडी की बात करें तो वहां पे आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। यहाँ से अगर मैं बताऊं जो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इज अ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स अलोकेटिंग रिसोर्सेज, मतलब हमारी जो मनी है उनको अलोकेट करना है। किस इंटेंशन से कि मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है या मुझे इनकम जनरेट करनी है। इफ जैसे बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम रियल एस्टेट में पैसा लगा देते हैं, हम घर खरीद लेते हैं तो घर इज इन्वेस्टमेंट। घर, आपके पर्पज से खरीदा गया घर, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट इज ऑब्वियसली आपने परचेज किया है, आपके सेव्ड अमाउंट से आपने परचेज किया है, बट यू आर यूजिंग इट फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप उस घर को खरीद रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उस पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बट इफ यू आर बाइंग हाउस और उसको आप रेंट कर देते हो आगे जाके, यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी जस्ट टू अर्न रिटर्न्स ऑन दैट, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। आई गेस मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि क्या इन्वेस्टमेंट और क्या सेविंग होती है। अगर हम बात करें तो इसके इन्वेस्टमेंट में हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, या बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपने बहुत सुना होगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बहुत ऐड भी देखे होंगे, रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं,
क्रिप्टो करेंसीज के बारे में तो सभी ने सुना होगा, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उन सब में जो भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं। जिन जिन प्रोडक्ट्स में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोज आर आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और इनका मेन एम या मेन गोल क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं कि मुझे इससे रिटर्न चाहिए ओवर टाइम, बट ऑल्सो क्योंकि मुझे पता है कि आज जो 100 रुपए में मैं चीजें खरीद सकती हूँ, शायद अगले आने वाले 5 साल बाद 100 रुपए में वो चीजें नहीं खरीद पाऊंगी। इन्फ्लेशन होगा, प्राइस हाइक होंगे, तो शायद मुझे 100 रुपए से ज्यादा वही सेम चीज खरीदने के लिए लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मेरी मनी का बढ़ना भी तो जरूरी है। तो वो सारी चीजें जो है, वो सब चीजें ध्यान रखते हुए हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। अब इसी में नेक्स्ट आपके पास आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, क्यों लोग इन्वेस्ट करने पे इतना फोकस्ड होते हैं। देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम अभी बात कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर खरीदा, और मैं घर खरीद के या फिर मैंने कहीं प्लॉट खरीदा है, रियल स्टेट में मैंने इन्वेस्ट किया है, और आई वेट फॉर अ गुड टाइम टू सेल इट। जब जब उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कैपिटल जो है मेरी अप्रिशिएट हो जाएगी। कैपिटल अप्रिसिएशन इज वैल्यू ऑफ द कैपिटल इंक्रीज होना। आज जो 1 लाख की थी, वो कल अगर 2 लाख की हो जाती है, 3 लाख की हो जाती है, किसी भी वजह से, तो वो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है। और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर रही है कि मैंने पैसे कम लगाए थे एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मोर देन दैट। तो उसमें क्या है कि वेल्थ क्रिएट हो रही है मेरी। कभी भी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के प्राइस में अगर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, इनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्राइसेस हाई होंगे या फिर प्राइसेस लो जाएंगे। तो या तो आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, और या फिर आप लॉस में चले जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है उस वेल्थ एप्रिसिएशन का फायदा उठाना। आप जमीन खरीदोगे ही नहीं, आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं, तो वेल्थ तो क्रिएट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट हम करते क्यों है? क्योंकि हमें वेल्थ क्रिएट करनी है। Second one is steady source of secondary income. We all have occupations, we all have, some jobs जिससे हम अपना एक steady income तो कमाते हैं. But एक steady income के साथ साथ we need another sources also जिससे हम पैसा कमा सके. क्योंकि again, inflation अगर है या फिर अगर economy में changes आ रहे हैं, price hiking हो रही है, तो हम लोगों को उसके लिए भी पहले से prepared होना पड़ता है. और हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें करने के लिए, जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, वी नीड सेकेंडरी इनकम ऑल्सो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट से हमें वो सेकेंडरी इनकम भी मिलती है। थर्ड वन इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगेन ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। हेज मतलब फाइट करना अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हेज मतलब जो भी रिस्क है उससे बचा लेना खुद को, दैट इज हेजिंग। तो इन्फ्लेशन में जितने भी प्राइस हाइक होंगे, उसमें आप फंस ना जाओ, ट्रैप ना हो जाओ, आपको वहां पे मुश्किल ना आए ज्यादा। तो इसीलिए हेज जो है वो इन्वेस्टमेंट है आपका। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू कैन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, आप इन्फ्लेशन से बच सकते हो। जैसे आपको पता है, आज कोई भी चीज आप खरीदने जा रहे हो, वो चीज आज 1 लाख की है, एंड यू हैव द मनी, यू कैन बाय इट, आप खरीद लो। लेकिन अगर आप थोड़ा डिले कर देते हो ना कि नहीं ठीक है, थोड़े दिन बाद देखेंगे, थोड़े दिन बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद देखेंगे, और 3 साल में अगर उसकी प्राइसेस ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपने तो वो 1 लाख कहीं घर पे छुपा के रखा हुआ है, और उस 1 लाख से आप खरीदने जा रहे हो, तो क्या होगा? 1 लाख से आप 2 लाख का है, 3 लाख का जो भी प्लॉट है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है, वो कैसे खरीदोगे? नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस तो बढ़ गए। बट आपने तो अपने अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अपने अमाउंट को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज नहीं किया, दैट आपने उसको बढ़ाया नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करा है। तो यू कैन नॉट हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको हैम्पर करेगी। इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, वो मनी जो आपके पास रखी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी अपने आप को बचा सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल गोल्स। अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमारे हर किसी के कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। हम लोगों के बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो हम लोगों को जिसके लिए अमाउंट चाहिए होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मुझे घर खरीदना है 4 साल बाद, मुझे 3 साल बाद घर खरीदना है, या फिर आई वांट टू बाय माय फेवरेट बाइक, या फिर मेरा फेवरेट गाड़ी मुझे खरीदना है। ये आपके किसी के भी फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। अब उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो
पहले लेवल पे चाहिए होता है। और वो जो इनिशियल अमाउंट आपको सबमिट करना होता है, उस इनिशियल अमाउंट के लिए वो अमाउंट होना भी चाहिए। अब इतना पैसा एक साथ कैसे आएगा? तो इसलिए आप क्या करते हो कि जो थोड़ा अमाउंट है आपका, उसको बार बार आप री इन्वेस्ट करते रहते हो। यू आर क्रिएटिंग वेल्थ, और जैसे वो वेल्थ हो जाएगी आपके पास कंप्लीट, यू बाय दैट थिंग, जो भी आपने फाइनेंशियल गोल में सेट कर रखा है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। अगेन इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब ये है कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट इस पर्पज से भी करते हैं, क्योंकि उससे वो जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में वो अपना पैसा लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग्स स्कीम्स होती है। कहीं ना कहीं टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी मेरी, अगर मुझे पता है कि इस चीज में इन्वेस्ट करने से मुझे टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है, मतलब मुझे टैक्स डिडक्शन मिल सकती है, तो उतना मुझे टैक्स पे नहीं करना है। और दूसरी बात, वो मेरी वेल्थ क्रिएट हुई जा रही है, तो आई विल बी इन्वेस्टिंग दैट मनी रेदर देन पेइंग द टैक्सेस। तो इसीलिए टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना भी इन्वेस्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, इसमें मैं आपको बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ एसेट्स, मैंने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में समझाना है आपको। तो फर्स्ट वन इज, ये किस पे डिपेंड करता है? एसेट्स के टाइप के हिसाब से इन्वेस्टमेंट दो तरह की है। एसेट्स के टाइप्स के हिसाब से, अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स है, या फिजिकल एसेट्स है, या रियल एसेट्स है जिनको आप देख सकते हो, या जो फिजिकल एसेट्स रियल एसेट्स है जिनको आप टच कर सकते हो, वो फाइनेंशियल एसेट्स में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकता है, शेयर्स में आप पैसा लगा रहे हो, बॉन्ड्स में आप पैसा लगा रहे हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा रहे हो। सॉरी, फाइनेंशियल रियल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म की है, टेंजिबल है। ये एसेट्स जो है वो हमारी रियल एसेट्स मानी जाती है, जिनको हम टच कर सकते हैं। और इनमें जो आप पैसा लगाओगे, वो वाला पैसा आपका रियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। जैसे कि हमारी रियल एसेट्स हैं प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। देयर आर फाइनेंशियल एसेट्स ऑल्सो। फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती है? जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जिनकी आपने फाइनेंस में बहुत ज्यादा बातें सुनी होंगी, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, या फिर जो इस तरीके की हमारी स्कीम्स होती हैं जिनसे हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटर्न्स मिलती है, बी इट इंटरेस्ट, बी इट डिविडेंड, बी इट एप्रिसिएशन इन द वैल्यू। जो भी ये रिटर्न्स हमें किसी भी एसेट से मिलेगी, वो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होंगी। फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी? जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, और हमारे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ फंड्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स। और इन एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, जो भी पैसे आप लगाओगे, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट इज रियल या फिजिकल एसेट्स, जो आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं, जब उनमें आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? रियल एसेट्स। और वो कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारा रियल स्टेट में आप पैसा लगा रहे हो, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, कुछ बिल्डिंग खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, दैट वुड बी रियल इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ इज द टाइम फॉर द क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी अभी, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? Okay, I guess I cannot see the chat books here. Just a second. Okay, ठीक है। तो अभी तक सबको सब क्लियर है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दोबारा से मैं समझा देती हूँ। सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज, जो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होती है, उनमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं वो पता होना जरूरी है। तो आपने फाइनेंस में हमेशा पढ़ा होगा ना कि देयर आर शेयर्स, जो आप पढ़ते हो, प्रेफरेंस, इक्विटी, बॉन्ड्स, या फिर डिबेंचर्स, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स। और जब आप उनमें इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बट जब रियल एसेट्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रियल में जो एसेट्स है, जिनको यू कैन टच, जो टेंजिबल होती है, यू कैन सी दोज एसेट्स, यू कैन टच दोज एसेट्स, वो हमारी होती है रियल एसेट्स। और जैसे रियल स्टेट में जो भी इंक्लूडेड होती है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स,
वो सब हमारी रियल एसेट्स होती हैं, जब उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज रियल इन्वेस्टमेंट. Ma'am, what is the ratio of practical and theory in this subject? See, there is no such thing कि practical कितना आएगा या theory कितनी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है. It's इसमें आपके पास सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ थ्योरी पार्ट भी होगा, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और फॉर्मूले का भी रीजनिंग है पीछे. तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोस फॉर्मूलाज, और उनसे मैं एक आधा कोई क्वेश्चन भी आपको करा दूं. आई विल ट्राई दैट, बट वी विल बी टचिंग एवरीथिंग. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा पाऊंगी. मैं हर टॉपिक से रिलेटेड मे बी 1 or 2 आई कैन डू दैट, लेकिन बहुत सारी चीजों को टच करना है तो उस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी. एंड अबाउट रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, तो बेटा हर चैप्टर में जो भी आप पढ़ोगे कि हेजिंग क्या होती है, फिर पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करते हैं, या फिर कोई भी एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, या फिर बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं, देयर आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल, और देयर आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल. तो ऐसा नहीं मैं बता सकती कि कितनी रेशियो प्रैक्टिकल और कितना थ्योरी है. आगे चले. ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन. और नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे पास टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. पहले मैं आपको ना थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम आराम से बात करेंगे कि क्या कैसे कैसे होता है. सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं, जिनको हम वन बाय वन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. सारे आज डिस्कस करने की जरूरत नहीं, जब भी हम वो चैप्टर कर रहे होंगे वो वाली चीजें हम डिटेल में तब डिस्कस कर लेंगे. बट यूजुअली एज यू नो, इक्विटी शेयर्स जो है वो हमारा सबसे ज्यादा या सबसे पॉपुलर हमारा इन्वेस्टमेंट का सिक्योरिटी माना जाता है. अगर आप लोगों को पता हो तो इक्विटी शेयर्स में ही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, और इक्विटी शेयर्स हमारे, जो हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर्स ओनली. अब इक्विटी शेयर्स जो है उसमें हम दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं. अब उसके लिए मैं पहले आपको मार्केट्स वगैरह पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी. इसको हम बाद में करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को. नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट. इन्वेस्टमेंट का आपको पता चल गया कि अपने जो भी फंड्स आपने सेव कर रखे थे उनको डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में या फंड्स में एलोकेट करना इज इन्वेस्टमेंट. अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का कोई इन्वायरमेंट भी होगा. इन्वायरमेंट इज आपकी सराउंडिंग्स के क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है. तो फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी. जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मैं पहले बता रही थी, तो इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती है ये सारी चीजें कि एक तो वहां पे सिक्योर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिक्योरिटी जरूरी है कि होनी चाहिए. सिक्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है कि इक्विटी शेयर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, या फिर बॉन्ड्स डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके एनएससी जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं गवर्नमेंट इशू करती है वो भी हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट का चांस मिलता है. देन कम्स सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट, अब सिक्योरिटी हो गई, एक इन्वेस्टर है, एक सिक्योरिटीज जो उसने इन्वेस्ट करना है जिन जिन चीजों में वो है. उसके बाद आता है मार्केट. देखो बच्चे, मार्केट जो है यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड किया गया है. तो पहला है, अगर मैं देखूं जो मेरी सिक्योरिटीज हैं उनका उनका मेच्योरिटी पीरियड के हिसाब से, देन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. जो मेरी सिक्योरिटीज हैं उनका कितना टाइम के लिए वो डील करते हैं हम, उसके हिसाब से दो तरीके का सिक्योरिटी मार्केट्स होते हैं, कैपिटल एंड मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं. लॉन्ग टर्म के लिए डील करने, जितने हमें डील करना है वो सिक्योरिटीज हम कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं. मनी मार्केट इज ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मतलब ये वो मार्केट होता है जहां पे आप पैसा लगाते हो और जब आपको जरूरत है तब आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो. बट कैपिटल मार्केट में आपको अपना फंड जो इन्वेस्ट करना है वो फुल लॉन्ग टर्म होता है. वो लॉन्ग टर्म तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ फिक्स टाइम पीरियड होगा जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे पहले आप उसको निकाल नहीं सकते. ठीक है. तो सिक्योरिटी मार्केट दो तरीके की हो गई इस बेसिस पे, एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट. और जब हम बात करते हैं टाइमिंग की, टाइम ऑफ इशू या फिर टाइम, जो भी हमारी सिक्योरिटीज है उनकी टाइमिंग की अगर बात करें कि उसके हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट.
प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें हम अपनी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम या न्यू सिक्योरिटी जो है वो इशू की जाती है। और वो न्यू सिक्योरिटी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी इशू कर सकती है और कोई न्यू कंपनी भी इशू कर सकती है ना। सेकेंडरी मार्केट जो है वो मार्केट है जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की जाती है, इशू नहीं की जा रही है, ट्रेडिंग की जा रही है। ठीक है, तो प्राइमरी कौन सा हुआ, जिसमें जो भी सिक्योरिटी है हमारी वो नई सिक्योरिटी है, नई बिल्कुल फ्रेश सिक्योरिटी हम इशू करते हैं प्राइमरी मार्केट में। और वो फ्रेश सिक्योरिटी या फ्रेश इशू वो नई कंपनी भी कर सकती है कोई, या कोई पुरानी कंपनी भी नया इशू कर सकती है। देन कम्स सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे जो पहले से ही इशू हो गई सिक्योरिटीज हैं उनमें डील किया जाता है, उनमें ट्रेड किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, जहां पे सिक्योरिटीज में डील ऐसे किया जाता है कि मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे कल जरूरत है तो आई कैन विड्रॉ दैट अमाउंट। और कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्गर टर्म सिक्योरिटीज, जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के हिसाब से दो तरीके का है, कैपिटल मनी और टाइमिंग, कि किस कौन सी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इश्यू हो रही है या फिर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, उसके बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए आपको सिक्योरिटीज मार्केट क्लियर हो गया है, अगर नहीं तो आई कैन रिपीट दैट, बट ये चारों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लियर रखनी है अपनी चीजें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, राइट एंड नॉट ऑन दैट, तो वो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो इसलिए ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, just ओके, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है दैट इज रेगुलेशंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। चलिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मार्केट प्लेस यानी कि वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वो प्लेटफॉर्म हम डिस्कस कर चुके कि अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की तो हमारे पास कैपिटल और मनी मार्केट है। अगर बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी की तो हमारे पास मतलब अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं कि फ्रेश है या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है तो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये मार्केट्स आर प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप एक्चुअली इन्वेस्ट करते हो। बट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और सिक्योरिटीज है या कोई भी अगर काम है, अगर उसमें रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो उसको सही तरीके से चलाना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। आप उसको चला ही नहीं पाओगे, है ना। उसके लिए जो रेगुलेशंस है वो सेबी डिसाइड करती है और सेबी कम्स टू द पिक्चर हियर। वो कहते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी तो होने चाहिए, तभी तो ये इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से चलेगी, तभी तो यहाँ पे फ्रॉड्स नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए रेगुलेशंस आती हैं आपकी इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब इसमें सेबी या सेबी की जो भी गाइडलाइंस हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, ये आपका इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस क्या है और कैसे हम इन्वेस्टमेंट का डिसाइड करते हैं, उसकी कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट का डिसाइड करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि दिस इज मोर लॉजिकल, जो हम बिल्कुल ऐसे दिमाग से सोचते हैं वही स्टेप्स हैं। लेकिन आप जो भी एग्जाम में जब लिखते हो, एग्जाम में आप बहुत इनफॉर्मल तरीके से आंसर्स को राइट डाउन करते हो, और उसकी वजह से ना कई बार जो जो मार्क्स आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए प्लीज आप जब भी आंसर्स लिख रहे हैं आप ट्राई करिए यूज फॉर्मल लैंग्वेज हो। जो हम आपको पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन उसके बाद भी आपको बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, दैट डजंट मीन कि आप बुक से नहीं पढ़ोगे और काम चल जाएगा कि मैम ने ऐसे ऐसे बोला था और ऐसे ऐसे हम लिख देते हैं और हो जाएगा काम, नहीं। आपको एक फॉर्मल तरीके से आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, फॉर्मल तरीके से आपने उनके आंसर्स देने हैं, और उसके लिए बुक पढ़ना इज मैंडेटरी। आप मेरे लेक्चर सुन के समझ सकते हैं कि उस चीज का, उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीजें उस बुक में से भी पढ़ के और वो लैंग्वेज जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है।
सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस की हम बात कर रहे थे। मैं बात कर रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने देख लिया। इन्वेस्टमेंट का एनवायरमेंट क्या है, मैंने देख लिया। मैंने ये भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज होती है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आएगी इन्वेस्ट करना कैसे कैसे है, क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेटिंग अप द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हम पहले अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी मेरा गोल होगा उसके हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी कि मैं ज्यादा रिस्क ले सकती हूँ, कम रिस्क ले सकती हूँ, या फिर मुझे रिटर्न्स ज्यादा चाहिए, कम ज्यादा चाहिए। अच्छा, रिस्क और रिटर्न क्या होता है वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट लेमन टर्म में शायद आपको सबको पता होगा कि रिटर्न इज समथिंग जो हमें मॉनेटरी फॉर्म में वापस मिलती है, दैट वी गेट जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो हमें मिलती है। रिस्क जो है मैं वो छोटे शब्दों में बताऊंगी, दैट इज वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो मैं सोच रही थी कि मेरे को रिटर्न मिलेगी, उसमें अगर कोई चेंज आ जाए, दैट इज रिस्क। मैंने तो सोच के रखा था कि 100 रुपए मिलेंगे, पर रिस्क है कि अगर मार्केट इधर उधर हुआ तो वो 80 भी हो सकते हैं और वो 120 भी हो सकता है 100 का, है ना। तो वो जो वेरिएबिलिटी है, वो जो चेंज आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न में, दैट इज रिस्क। कई बार आप जो रिस्क लेते हो उससे आप प्रॉफिट में होते हो, कई बार आप जो रिस्क लेते हो उससे आप लॉस में होते हो, बट रिस्क इज वेरिएबिलिटी या चेंजेस इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ। एंड रिटर्न इज दैट वी गेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन सम फंड्स, जो भी हमें मिलता है, दैट कांस्टेंट इनकम, दैट स्टडी इनकम दैट वी गेट फ्रॉम द फंड्स जो हमने इन्वेस्ट करे हैं, जो सरप्लस हमने इन्वेस्ट करा है उसमें से जो हमें कांस्टेंट एक इनकम मिल रही है, वो हमारा रिटर्न है। लेकिन रिस्क क्या है, जो एक्सपेक्ट मैंने किया था रिटर्न, उसमें अगर चेंज आ जाए, दैट इज रिस्क। ठीक है, अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो मेरे गोल्स या मेरे ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करेगी। तो मेरा गोल या ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि मैं रिस्क बियर कर सकती हूँ, या फिर मैं रिस्क अवर्स हूँ, मैं रिस्क बियर नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ एक स्टडी रिटर्न चाहिए, कोई ऐसी चीजें चाहिए, बस एक स्टडी रिटर्न आनी चाहिए मेरे पास, हर महीने जो है ना पैसा आता रहे, बस इतना चाहिए। तो दैट इज माई इन्वेस्टमेंट गोल। उसी के बेसिस पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाऊंगी। और अगला स्टेप आएगा फिर पिक्चर में, तो उसमें क्या है, बिल्डिंग अप एन इन्वेंट्री ऑफ सिक्योरिटीज। जब मैंने ये देख लिया कि मैं रिस्क लेना चाहूंगी या नहीं चाहूंगी, अब मैंने तो सोचा था कि मैं नहीं चाहूंगी, मैंने तो बोला मैं रिस्क अवर्स हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकती, और इसीलिए मुझे वो सिक्योरिटीज ढूंढनी है जिनमें रिस्क ज्यादा नहीं है, जिनमें स्टडी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स, अगर आपने डिबेंचर्स सुने हैं, पढ़े हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी मैं क्लास में कभी कोई पूछती हूँ कि क्या आपने ये वाली टर्म पढ़ी है, क्या आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, तो सारे बच्चे मना कर देते, नहीं नहीं हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। तो डिबेंचर्स, मुझे नहीं पता कि आप इसमें क्या बोलने वाले हो, बट डिबेंचर्स आर द सिक्योरिटीज जिसपे इंटरेस्ट जो है आपको एक फिक्स्ड इनकम की तरह मिलता है, और ये एक तरीके से लेंडर और बोरोवर वाला कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करता है। डिबेंचर्स आर ऑलवेज, हम उसको लेंडिंग की तरह मानते हैं कि मैंने अपने पैसे कुछ उधार दिए हैं आपको, डिबेंचर्स का वो नेचर होता है। तो डिबेंचर्स जो है, मैंने ये देख लिया कि डिबेंचर्स मेरे लिए सेफ साइड है, क्योंकि रिस्क नहीं, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है उसमें, ये दोनों चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए। तो वो मेरे लिए रिस्क फैक्टर उसमें कम हो जाता है, और रिटर्न एक स्टडी, कम रिटर्न है बट आती रहती है, कांस्टेंट रिटर्न। तो मैंने उस हिसाब से इन्वेंट्री मतलब स्टॉक बना लिया अपनी सिक्योरिटीज का। मैंने वो सिक्योरिटीज ढूंढी है जिस जो सिक्योरिटीज मुझे कम रिस्क पे नॉर्मल कांस्टेंट रिटर्न दे रही है। सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप इज परफॉर्मिंग सिक्योरिटी एनालिसिस। फिर मैं क्या करूंगी, सिक्योरिटी को एनालाइज करूंगी। जो जो सिक्योरिटीज मैंने डाली हैं अपनी इन्वेंट्री में, वो सारी सिक्योरिटीज को मैं एनालाइज करूंगी। मैं देखूंगी कि उन सिक्योरिटीज का पास्ट में क्या पैटर्न रहा है। मैं उसके लिए बहुत सारे एनालिसिस यूज कर सकती हूँ, जो कि हम आगे भी करेंगे। तो आपके पास जो है टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस होता है। मैं अपनी सिक्योरिटी पे फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस जो है वो यूज करके सिक्योरिटी एनालिसिस परफॉर्म करूंगी, और उसके बेसिस पे
हम लोग जो है सिक्योरिटीज को अपनी एनालाइज करेंगे कि क्या सिचुएशन है सिक्योरिटीज की, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप आएगा दैट इज कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियोज, एनालाइजिंग पोर्टफोलियोज एंड सिलेक्टिंग द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। देखो बच्चे, जरूरी नहीं है कि मैं अपना सिर्फ एक सिक्योरिटी में पैसा लगाऊं, ठीक है। मैं मानती हूँ कि मेरे को रिस्क कम लेना है और एक कांस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो मैंने डिबेंचर सेट कर लिए। बट कभी भी अगर आपको मेजर रिस्क से बचना है तो हम इन्वेस्टमेंट में एक चीज बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग जगह जाओ। हमारे फाइनेंस में तो सबसे ज्यादा फेमस है एक टर्म, एंड दैट इज, एक फ्रेज दैट इज, यू कैन नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आप एक बास्केट में सारे एग्स नहीं रख सकते। हम सारा पैसा किसी एक सिक्योरिटी में लगा ही नहीं सकते। वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, वी आर फाइनेंस स्टूडेंट्स, तो हम लोगों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कोई इन्वेंट्री जो मैंने बनाई है उसमें एक टाइप की सिक्योरिटी तो नहीं रखूंगी। और जब मैं एक टाइप की सिक्योरिटी नहीं रख रही हूँ तो फोर्थ स्टेप जो मेरा बात करता है दैट इज कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, दैट इज नॉन एज पोर्टफोलियो। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज हैं उसमें डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, ईटीएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। डिफरेंट सिक्योरिटीज जब आप रखते हो अपने एक, जैसे मैंने बोला ना कि एक बास्केट में आप सारे एग्स नहीं रख सकते, सारे पैसे एक जगह नहीं लगा सकते। आप अपने पैसे थोड़ा एफडी कर देते हैं, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, थोड़ा डिबेंचर्स में डाल देंगे, थोड़े बहुत के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हो आप? यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर पोर्टफोलियो। आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो। तो पोर्टफोलियो इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज इज नॉन एज पोर्टफोलियो। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिक्योरिटीज इज नॉन एज पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ पोर्टफोलियो बनाओगे नहीं, उस पोर्टफोलियो को एनालाइज भी करोगे। आप ये देखोगे कि अगर आपने कोई ऐसी सिक्योरिटी ली है, उसमें इन्वेस्ट करने का सोचा है जिसमें रिस्क हाई हो सकता है, ओके। तो अगर रिस्क हाई हो सकता है किसी भी सिक्योरिटी में आपके लिए, तो आप कोशिश करोगे कि उसकी कांस्टेंट, अब आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपने कहीं से सुना कि इस शेयर में पैसा लगा देते हैं, इस शेयर की वैल्यू जो है अगले 2 महीने में डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत हाइक आएगा, एंड यू वांट टू टेक दैट रिस्क। लेकिन वो रिस्क जो है इतने का गैप आएगा, उसके लिए आप ये भी तो कोशिश करोगे कि उससे बचने के लिए कोई ऐसी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए जिससे इनकम तो आ जाए कम से कम उस महीने। तो आप वो सिक्योरिटी भी रखोगे जिसमें से पैसा आएगा ही आएगा, जिसमें रिस्क कम है। तो आप क्या करते हो? एक के रिस्क को या एक के लॉस को बेयर करते हो दूसरे से, उसको कहीं ना कहीं इक्वल करते हो दूसरे से, इक्विलिब्रियम लाने के लिए आप ऐसा करते हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो पोर्टफोलियो को, और फिर आप सिलेक्ट करोगे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो या ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ऑप्टिमम या ऑप्टिमल का मतलब होता है जो आपके लिए सही है, जो आपके रिटर्न पॉलिसी जो आपने बनाई थी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो आपने बनाई थी, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स थे, उनको मैच करता हुआ, उनको मीट करता हुआ पोर्टफोलियो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगर तो मैं रिस्क अवर्स हूँ, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी जो भी इनकम मुझे इन्वेस्ट करनी है उसका 70% रखूंगी डिबेंचर्स में, उसका 20% रखूंगी बॉन्ड्स में या फिर शेयर्स में, और उसके बाद 10% या 20% रखूंगी रियल एस्टेट में, और 10% रखूंगी शेयर्स में, बिकॉज आई डोंट टेक रिस्क। तो मेरा पोर्टफोलियो इस हिसाब से मैंने बना लिया। मैं उसको एनालाइज करूंगी, क्या ऐसा जो शेयर से लॉस होगा वो मैं बॉन्ड से या फिर डिबेंचर से या फिर मेरी रियल एस्टेट से कवर कर सकती हूँ। उसको एनालाइज करूंगी कि क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ये वाली सिक्योरिटी देगी प्रॉफिट या ये वाली सिक्योरिटी देगी। मैं उसको एनालाइज करती हूँ, एंड देन आई सिलेक्ट द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू माई गोल या फिर अकॉर्डिंग टू माई पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट कम्स पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। अब आप क्या करते हो? अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया, अब उस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस देखते हो। आप आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें। इन्वेस्ट करने के बाद आप भूल थोड़ी जाओगे, पैसे लगे हैं आपके, है ना। तो आप क्या कोशिश करोगे कि जो भी पोर्टफोलियो आपने बनाया था और जहां जहां पैसा लगाया था उसको आपने कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करना है। अगर आप इवेल्युएट नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओ, फिर क्या होगा कि रिटर्न हो रही है नहीं हो रही है, उससे आप ज्यादा पैसा या फिर ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं कर पाओगे, उससे आपको इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या करते हो? उस पोर्टफोलियो को रेगुलरली टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहते हो।
आप देखते रहते हो कि क्या इस पोर्टफोलियो से मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे फायदा हो, कौन सी सिक्योरिटी को हटा दूं, कौन सी सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करूं, वो सब आप देखते हो। और फिर जब आपने देखा कि एक ऐसी सिक्योरिटी है जिससे कॉन्स्टेंटली आप लॉस में हो, है ना, तो आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। और चेंज के लिए आता है सिक्स स्टेप, दैट इज पोर्टफोलियो रिवीजन। आप रिवाइज करते हो अपने पोर्टफोलियो, उसमें से वो सिक्योरिटी रिमूव कर देते हो जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, और जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है उसमें थोड़ा और इन्वेस्टमेंट आप करते हो, और कोई और नई सिक्योरिटी में कोशिश करते हो इन्वेस्ट करने की, कुछ और ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हो कि कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है सबको? एनीबडी प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। एम आई क्लियर? बहुत बोरिंग तो नहीं हो रहा है लेक्चर? ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जस्ट सेकेंड, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हमारे पास अब इस मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये मैं पहले ना आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, बहुत सारी चीजें जो होती हैं मार्केट में जो हम देखते हैं, जो सिक्योरिटी मार्केट एक्चुअली है उसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो मैं पहले आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे दोबारा से, ठीक है। रिस्क और रिटर्न क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एक्चुअली क्या होता है इन्वेस्टमेंट, वो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। लेकिन कौन सी सिक्योरिटी क्या है, उन सिक्योरिटीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उन सिक्योरिटी को वैल्यू कैसे कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट पार्टिसिपेंट। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट की, तो हमारे पास डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जिसके पास फंड सरप्लस में है। अब अगर मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा होगा तभी तो मैं उसको इन्वेस्ट करूंगी। तो फंड सरप्लस एंटिटीज जो है वो इन्वेस्टर्स बोले जाते हैं। इनके पास एक्सेस फंड होते हैं जो इन्होंने सेव किए होते हैं, और इस ये इन फंड्स को वो किसी सिक्योरिटी में या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बेसिकली लेंड करते हैं मनी टू समवन एल्स, जो भी इशूअर है सिक्योरिटीज का उसको। इशूअर कौन है? इशूअर इशूअर इज इशूअर्स आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। जो भी नई सिक्योरिटी को ओरिजिनेट करते हैं वो हमारे इशूअर होते हैं। वो सिक्योरिटीज को क्रिएट करते हैं ताकि वो पैसा रेज कर सके, फंड्स रेज कर सके बाय सेलिंग दैट टू द इन्वेस्टर्स। वो इशू करने वाले लोग होते हैं। जैसे आपने अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी जो है पैसा रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए दे इशू शेयर्स। तो यहाँ पे क्या है, जो शेयर इशू कर रही है कंपनी वो इशूअर है, और जो इन्वेस्ट करेगा उसमें दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो हैं जो पैसा दे रहे हैं उनको उन सिक्योरिटीज के बदले में। नेक्स्ट कम्स स्टॉक ब्रोकर। जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं और सिक्योरिटी मार्केट की बात कर रहे हैं तो ब्रोकर कम्स इन द पिक्चर। अब क्या है कि हर कोई जो है वो इतना एक्सपर्टीज नहीं रखता है इन्वेस्टमेंट मार्केट के हिसाब से, जितना चाहिए हो उतना एक्सपर्टीज किसी के पास नहीं होता है। और हम लेमैन जो है, अब फाइनेंस तो हमारे पास भी होता है, फॉर एग्जांपल कोई लेमैन है उसको इन्वेस्ट करना है बट उसको इतना डीप नॉलेज नहीं है, तो वहां पे आते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज के वो मेंबर्स हैं जो एक एजेंट की तरह काम करते हैं क्लाइंट के और जो मार्केट की सिक्योरिटीज हैं, इश्यूअर हैं, उनके बीच में। अब इसमें क्या है, वो बाय और सेल सिक्योरिटी, बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज को ऑन देयर बिहाफ इन द मार्केट। जो भी क्लाइंट है उनकी, उनके बिहाफ पे। जैसे मुझे अगर बाय चांस ज्यादा नॉलेज ना हो इन्वेस्टमेंट की, तो मैं क्या करूंगी, मैं शेयर्स खरीदूंगी थ्रू द ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मिडिल मैन होते हैं। वो क्या करेंगे, उनको सिक्योरिटीज या कौन सी जाएगी अब, कौन सी डाउन आएगी, किसके प्राइसेस अप होंगे, किसके डाउन होंगे, उनको थोड़ा बहुत पता है। तो यहाँ पे आता है स्टॉक ब्रोकर। एक होता है हमारे पास डिपोजिटरी।
डिपॉजिटरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिपॉजिटरी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली असिस्ट करता है अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। जब सिक्योरिटीज में मैंने पैसा लगाया, वो सिक्योरिटीज मेरे को अलॉट करने के लिए डिपॉजिटरी कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, वो असिस्ट करते हैं कि जो भी सिक्योरिटी किसी ने खरीदी है उनको वो सिक्योरिटी ट्रांसफर की जाए, उनको अलॉट की जाए उसमें। नेक्स्ट कम्स क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस जो है वो क्लियरेंस और सेटलमेंट के लिए काम आते हैं। जब कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ट्रेड्स की सेटलमेंट करनी है, या रिस्क जो है हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जो भी रिस्क हमारा है उसको क्लियर करना है, या फिर सेटलमेंट करना है किसी भी सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, या फिर क्लियरेंस करनी है, पैसा नहीं आया था उनसे पैसा क्लियर करवाना है, उसके लिए आता है क्लियरिंग हाउस। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है ऑफ एन एक्सचेंज या सेपरेट लीगल एंटिटी यू कैन कॉल इट, जो हमें वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू क्लियरेंस एंड सेटलमेंट ऑफ trades and the management of risks associated with the resulting contracts। जो भी रिस्क हैं, जो भी ट्रेड से रिलेटेड हमारे रिस्क हैं, जो भी ट्रेड से रिलेटेड हमारे क्लियरेंस होने बाकी है, सेटलमेंट होना बाकी है, वो क्लियरिंग हाउस करवाता है। तो बेसिकली ये वो है जो जो होते हैं ना सुलह करवाने वाले लोग, ये वो है। तो जो भी कहीं पे भी क्लियरेंस अगर अटका हुआ है, और अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं पर सेटलमेंट करवाने के लिए किसी की जरूरत है, क्लियरिंग हाउस कम्स इनटू द पिक्चर देन। ओके, नेक्स्ट जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, स्टॉक एक्सचेंज। ये आपने नाम भी सुने होंगे। इसमें आपने सुना होगा कि हमारे पास बीएसई है, एनएसई है, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सेंसेक्स निफ्टी का नाम सुना होगा आपने, वो इंडाइसेस हैं हमारे, इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स जो है वो सिक्योरिटी की बिहेवियरल चेंजेस को बताता है कि प्राइसेस अप डाउन जा रहे हैं, वो इंडेक्स बताते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? दैट इज अ प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बायर्स और सेलर्स के लिए, जो एक्सचेंज करते हैं अपने सिक्योरिटीज को। वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एनएससी है, तो एनएससी में क्या है, नेशनल जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें क्या है कि कुछ कंपनीज के शेयर्स हैं वहां पे, उन शेयर्स में आप डील कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। दैट इज द प्लेस जहां पे आप वो ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसे ही बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था, उसमें भी आप ऐसे क्या कर सकते हो कि वो एक ऐसा प्लेस है या प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रेडिंग हो सकती है सिक्योरिटीज में। उसमें कुछ लिस्टेड होती हैं कंपनीज जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज अ प्लेटफॉर्म। ये हमारे पास कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीबडी? कैन यू सी माई स्क्रीन? वैसे इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? ओके, मतलब आपको पीपीटी दिख रही है? फाइन। तो हम लोग जो बात कर रहे थे उनमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है ना इन्वेस्टमेंट में या फिर स्टॉक मार्केट में, या फिर जब भी हम कहीं पे भी पैसा लगाने की बात करते हैं, दैट दैट इम्पॉर्टेंट थिंग या इम्पॉर्टेंट एसेट इज आवर इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम बहुत सही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है या इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है वो हमारे लिए इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ना हो, या फिर वी कैन मेक रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारे पास तो एक फ्रेज भी है इससे रिलेटेड, बोलते हैं ना कि आधा ज्ञान तो हमेशा बुरा होता है, हमेशा खराब होता है। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं फंसवा देगा आपको। तो वही सेम चीज है कि अगर आप स्टॉक मार्केट का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हो, तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। अगर उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर है और आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, तो आप यू कैन मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट। तो वहां से प्रॉफिटेबल सिचुएशन आपकी शुरू होती है। तो हमने बोला इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। और आज के टाइम पे तो राइट इंफॉर्मेशन और राइट टाइम पे मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, फिर आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर सकते हो। अब कौन कौन सी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए? देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स
उस मार्केट को या उस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब आपने देखना है जब इतने फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी लेवल पे क्या चल रहा है। क्या इकोनॉमी हमारी रिसेशन में तो नहीं जाने वाली, या इकोनॉमी हमारी स्टेगनेंट तो नहीं है, या फिर इकोनॉमी हमारी बूम हो रही है। अगर आपको ये क्लियर इंफॉर्मेशन होगी, इसके बारे में क्लियर नॉलेज होगी, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको पता है कि अभी हमारी इकोनॉमी यहाँ है और ये बूम करेगी, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको बहुत ज्यादा होके मिलेगा जब बूम करेगी। बट अगर आपको पता है कि वो रिसेशन में जाएगी, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ अर्न करना चाहोगे कि रिसेशन में जब जाएगी तब मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो इकोनॉमी लेवल पे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आपको इकोनॉमी लेवल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, क्या क्या चेंजेस इकोनॉमी में आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्री लेवल की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा, जो लोग भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो हमेशा बात करते हैं दिस सेक्टर या दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू आगे जाके बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ होने वाली है, ये इंडस्ट्री हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी, या फिर ये इंडस्ट्री हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी, आगे इसका इसी वाली इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। तो इंडस्ट्री लेवल इंफॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल जो ग्रीन ग्रीन प्रोडक्ट्स है, ग्रीन सर्विसेज को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी नो वी गोना नीड देम इन द फ्यूचर। हम लोगों का फ्यूचर ऐसा है कि इन्वायरमेंट के लिए वी विल हैव टू डू दोस थिंग्स। वो ग्रीन प्रोडक्ट्स है, ग्रीन सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट है। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द सिटीज आर वहां पे जो भी लोग रहते हैं वो सोलर की तरफ थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हो रही है, सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं आजकल। तो कहीं ना कहीं दिस सेक्टर इज गोइंग टू बूम, उसको कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं वो हाई जाएगा। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ज्यादा सही है, जो आगे बूम होगा। और जो आगे जाके सेक्टर खत्म होने वाला है उसमें मैं इन्वेस्ट कर दूं क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, तो वो मेरा रिस्क है, वो मेरा लॉस है। ओके, इसीलिए इंडस्ट्री लेवल पे भी आई नीड सो मच इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन से मैं ये सही डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ कि क्या ये इंडस्ट्री सही है पैसा लगाने के लिए या फिर नहीं है। नेक्स्ट कम्स कंपनी लेवल। कंपनी लेवल पे भी देर आर सो मेनी इंफॉर्मेशंस या देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें जज करनी है, जो हमें देखनी है, जो हमें समझनी है। कंपनी की भी, जब भी कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो सबसे पहले उसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखता है, सबसे पहले देखता है कि उसका पास्ट क्या रहा है, कैसे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करता है कि पास्ट में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रही हैं, या प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है काफी दिनों से कि नहीं है, अब आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उस कंपनी के लिए क्या है, और उसके बाद हम उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो हम इन तीनों लेवल पे अगर आप देखो तो फर्स्ट वर्ड्स को देखो, दैट इज EIC, EIC फ्रेमवर्क। और ये याद रखना क्योंकि आगे हम एक एनालिसिस में EIC फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं। तो EIC फ्रेमवर्क या फिर EIC मींस इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, तीनों लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी होती है। तीनों लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके हम उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, चलिए ये तो हमने बात कर ली, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे मिल जाए तो बेटर, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी और सही डिसीजन मेकिंग हो जाएगी अगर सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो। बट ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, कहाँ से मिलेगी हमें इंफॉर्मेशन? वो सोर्सेज हैं कुछ हमारे, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं वो हम बात करेंगे। तो इंफॉर्मेशन जो है हमें कंपनी लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कहाँ से मिलेगी? एनुअल रिपोर्ट से कंपनी की। ओके, देयर आर सम डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जैसे अगर आप बात करो तो CMI इज देयर, ठीक है, ब्लूमबर्ग इज देयर, ब्लूमबर्ग टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस कंपनीज। वहां से आप बहुत सारी कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इफ यू हैव द एक्सपर्टीज ओनली देन। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज में तो आप एनालाइज नहीं कर सकते, बट यू कैन लुक लुक एट द डेटा एंड डिसाइड कि ये कंपनी फिर भी थोड़ा सही परफॉर्म कर रही है। अगर आप एनालाइज नहीं कर सकते, अगर आप एनालाइज कर सकते हो तो वो इंडस्ट्री लेवल पे यूज कर सकते हो कि इस सेक्टर की कंपनीज आर परफॉर्मिंग गुड, तो ये वाला सेक्टर इज गुड टू इन्वेस्ट इन।
तो वो आप चीजें कर सकते हो। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो हमें बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी क्या सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मान लो ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग में वेरियस कंपनीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है ईयर टू ईयर, वहां पे इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी सब कंपनीज की जो भी रजिस्टर्ड है। ऐसे CMIE है, CMIE जो है इट इज सर्वे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्वे कराते हैं अपने हर 6 मंथ्स में, और ये उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इकोनॉमी से रिलेटेड भी मिलेगी, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है, कितनी GDP है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। नेक्स्ट कम्स न्यूज वेबसाइट, जैसे moneycontrol.com, ऐसी बहुत सारी न्यूज वेबसाइट्स भी हैं जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड या फिर स्टॉक से रिलेटेड न्यूज जो है वो प्रोवाइड करती रहती है टाइम टू टाइम। कौन सा सेक्टर जो है बूम करने वाला है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी नहीं कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स पे मिल सकती है। एंड फोर्थ वन इज स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ। स्टॉक एक्सचेंज पे भी आपको बहुत परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी कंपनीज की, उससे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो आप ये देख सकते हो कि पिछले 7 दिनों में इस कंपनी के प्राइस ने कैसे, इस कंपनी के शेयर ने कैसे बिहेव किया है, क्या क्या पैटर्न रहा है। उसके बेसिस पे आप सोच सकते हो कि अगर तो इसने पिछले 6-7 दिनों में या फिर 6-7 महीने में वो रेज कर रहा है, तो मतलब हो सकता है कि वो आगे भी रेज करे। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हो। नेक्स्ट कम्स इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस। इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस मतलब जैसे हमारे RBI है, मान लो सेबी है, या फिर हमारा IDBI है, IMF है, ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वो इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो इंफॉर्मेशन हम वहां से भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारे सोर्सेस थे जहां जहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने आपको प्राइमरी मार्केट बता दिया, NSE BSE बता दिया, और मैंने आपको ओके दिस थिंग जो मैं आपको शायद समझाना चाहूंगी, आपके बुक में है, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग में डिफरेंस क्या है, वो सब मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी। पहले आप बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है सब? हाँ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का बच्चे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, जिससे ब्लूमबर्ग इज देयर, यू कैन सर्च फॉर ब्लूमबर्ग, और थॉमस रॉयटर्स आल्सो देयर। थॉमस रॉयटर्स जो है वो भी आपको स्टॉक रिलेटेड, वोलेटिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। और जैसे CMIE जो है, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, वो भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उनके पास डेटाबेस होता है बहुत सारा, जिसपे बहुत सारी कंपनीज की परफॉर्मेंस या तो होती है, या फिर इकोनॉमी की कंडीशन से रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं उनसे रिलेटेड परफॉर्मेंसेस होती हैं। उन सब से आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एनी अदर डाउट? आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट, दीपू। एनी अदर क्वेश्चन? आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग, जो अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो मैं वो भी कवर कर लूँ। सो आई हैव टू लुक एट द बुक अभी, सो दैट हम कुछ भी छोड़े ना, और वो सारी चीजें हम कवर करते हुए चले। सबको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आ गया? मैम, इज SOL बुक सफिशिएंट और नीड टू फॉलो एनी अदर बुक? सी आई वुड सजेस्ट कि आप लोग दूसरी बुक भी ले सकते हैं, और आप अपने SLM भी देख सकते हैं। आप अगर आपको लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी और वो SLM से आप कर सकते हैं कंप्लीट, तो फाइन। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो सजेस्ट यू वन बुक। अगर आप लाइब्रेरी आके वो इशू करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल के बच्चे लाइब्रेरी आ सकते हैं, आके आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवा के लेके जा सकते हैं, 2 बुक्स एट अ टाइम, और आप पढ़ के फिर वापस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए आई कैन सजेस्ट इन्वेस्टमेंट की बुक्स आती है बाय वनीता त्रिपाठी, शी इज अ वेरी गुड, शी वाज अ वेरी गुड राइटर। तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स आप ले सकते हो, या फिर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम से एक बुक है, वो भी आप ले सकते हो। वो आप लाइब्रेरी से एक बार देख लो, इशू करवा लो, डोंट नीड टू बाय दैट बुक। अगर आपको लगता है कि बाय करने में, एग्जाम के लिए बाय करना कैसे, तो आप लाइब्रेरी से इशू करवाओ, कम टू द लाइब्रेरी, आप वहां पे पढ़ सकते हो, और नोट्स बना के आप लेके जा सकते हो।
एनी अदर क्वेश्चन? इसके बाद हम रिस्क और रिटर्न डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए रिस्क और रिटर्न डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जब बताई थोड़ी बहुत, जो मैंने आपको अभी समझाया कि रिस्क क्या है और रिटर्न क्या है, तो मैंने आपको बोला कि रिस्क इज जो भी मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसमें चेंज आ जाना, कुछ जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ है, इधर डाउन और इधर अप। तो जो भी चेंजेस आ गए हैं, जो भी वेरिएबिलिटी आ गई है मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न में, दैट इज रिस्क। यही होता है ना रिस्क, कि मैंने रिस्क लिया है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर मैंने रिस्क लिया है। तो रिस्क इज कि आप जो सोच रहे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज रिस्क। ये बहुत क्लियरली आपको डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। देन कम्स रिटर्न। रिटर्न इज ए कांस्टेंट इनकम जो आपको मिल रही है, या टोटल इनकम जो आपको मिल रही है किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने पे। अब सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे रिस्क आपकी दो तरीके की आ सकती, सॉरी, रिटर्न जो है आपकी वो दो तरीके से आ सकती है। या एक तो उसको हम रिवेन्यू रिटर्न बोल सकते हैं, या फिर रिवेन्यू इनकम बोल सकते हैं। एंड देन कम्स एप्रिसिएशन इनकम। ठीक है, रिवेन्यू इनकम इज जो हमारी एक कांस्टेंट इनकम हम लोगों को हर महीने या फिर हर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे मिलती रहेगी। एप्रिसिएशन इज जब प्राइस में चेंज हो जाए तब जो एप्रिसिएशन होगा। जैसे लैंड अगर खरीदी 1 लाख की थी, अभी 2 की हो गई, तो 1 लाख जो डिफरेंस आया दैट इज एप्रिसिएशन। या फिर कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम बोलते हैं इसको, या कैपिटल गेन बोल सकते हैं। ये हमारा होगा कैपिटल इनकम। रिवेन्यू इनकम क्या है? जो कांस्टेंट इनकम हमें मिल रही है। जैसे कि अगर आपने डिबेंचर्स में पैसा लगाया है, इंटरेस्ट इज योर रिवेन्यू इनकम। आपने शेयर्स में पैसा लगाया, डिविडेंड इज योर रिवेन्यू इनकम। बट अगर आप शेयर्स बेच देते हो, तो शेयर्स बेच आपने खरीदे 100 रुपए के थे, 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, जब बेचा तो वो 200 रुपए का हो गया। तो ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है शेयर्स की वैल्यू में भी, प्राइसेस में भी, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल इनकम। समझ में आया? रिवेन्यू इज जो आपको कांस्टेंट एक इनकम मिल रही है, बट आप उसका सेल और बाय नहीं हो रहा है। आपने एक बार खरीद ली, यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट सिक्योरिटी, और उससे जो आपको एक इनकम मिल रही है दैट इज रिवेन्यू इनकम। जो इंटरेस्ट और डिविडेंड्स हम बात कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कैपिटल इनकम, तो कैपिटल गेन जो आपको हो रहा है, कैपिटल लॉस जो हो रहा है, वो ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्राइसेस भी हो सकता है, वो शेयर्स के लिए भी हो सकता है, वो रियल एस्टेट के लिए भी हो सकता है, वो किसी के लिए भी हो सकता है। दैट इज अ कैपिटल इनकम। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास आता है रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ। सब बोलते हैं कि रिस्क नहीं लेना है पर रिटर्न हमें चाहिए, रिटर्न तो ज्यादा हो पर रिस्क ना हो उसमें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों को ज्यादा रिस्क ना बियर करना पड़े, लॉस के चांसेस कम हो, बस रिटर्न हाई होनी चाहिए? कोई ऐसी सिक्योरिटी बताओ, हर कोई पूछता है कि कोई ऐसी सिक्योरिटी बताओ जिसमें पैसा लगाने से पैसा तो ज्यादा बढ़ के आए लेकिन रिस्क ना हो, है ना? तो वो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है ही ऐसा कि रिस्क और रिटर्न हैंड इन हैंड चलते हैं। ये दोनों भाई बहन है, बिल्कुल ये साथ चलेंगे एकदम। तो अगर आप रिटर्न ज्यादा चाहते हो तो आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा, अगर तो आप रिटर्न नॉर्मल चाहते हो तो रिस्क भी नॉर्मल रहेगा। तो ये साथ साथ चलेगा। अगर किसी को लगता है कि वो कम रिस्क लेके हायर रिटर्न अचीव कर सकता है, तो नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। नथिंग, दैट केस इज नॉट देयर। तो ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि आप लोअर रिस्क पे हायर रिटर्न आप अचीव करो। अब उससे पहले मैं सिक्योरिटीज का थोड़ा थोड़ा डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगी। एज वी नो, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में हम बहुत ज्यादा एक टर्म यूज करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है या शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स आर दोज जिसकी हम बात करते हैं? वो क्या होते हैं? कौन से शेयर्स होते हैं? एनीबडी? कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करने की बात हो रही होती है?
इक्विटी शेयर्स, साक्षी वेरी राइट। ओके, इक्विटी शेयर्स में हम बात करते हैं मंजीत और दीपू, राइटली सेड, इक्विटी शेयर्स की हम बात करते हैं। तो आपने उसके हिसाब से, हमने अभी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट डिस्कस किया है, और मैंने बोला है बिल्कुल नई सिक्योरिटी जब इशू की जाती है ना, चाहे वो नई सिक्योरिटी कोई पुरानी कंपनी इशू कर रही है, चाहे तो नई कंपनी कोई इशू कर रही है, पुरानी कंपनी कर रही है, नई कंपनी कर रही है, लेकिन बिल्कुल नई सिक्योरिटी इशू करती है, तो वो जो सिक्योरिटी वो इशू कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, उससे एक टर्म होती है जो बहुत ज्यादा फेमस है और हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट दिस इज? टर्म रिलेटेड टू द न्यू सिक्योरिटी जब इशू होती है, फ्रेश सिक्योरिटी जब इशू होती है। डिबेंचर्स, साक्षी, ओके, मंजीत, ओके, आईपीओ, ओके, गुड, वेरी राइटली सेड मंजीत, दैट इज नॉन एज आईपीओ। तो विल डिस्कस अबाउट आईपीओ पहले। तो आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये बेसिकली हमारी पब्लिक कंपनीज जो है, जब फंड्स, स्पेशली पब्लिक कंपनीज जब फंड्स रेज करना चाहती हैं, तो वो पब्लिक को अपनी इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू करती है टू रेज द फंड्स। और मैं ये क्लास में भी, जब भी मैं क्लास लेती हूँ अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे, मैंने वहां पे भी ये स्टोरी कई बार सुनाई है कि हम लोगों को ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, और हम इशू ऑफ शेयर्स को शुरू से करने लगते हैं और उसकी एंट्रीज करने लगते हैं एंड ऑल दिस, बट वी नेवर नो द प्रोसेस बिहाइंड दैट, और हम लोगों ने कभी वो कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्या कैसे। तो आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, एवरीबॉडी नोज दैट कि आईपीओ इज जब पब्लिक कंपनी, स्पेशली पब्लिक कंपनी अपने लिए फंड रेज करना चाहती है, कैपिटल रेज करना चाहती है पब्लिक से, तो वो शेयर्स इशू करती है। अब उसमें भी कई सारी चीजें हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा का आप शेयर इशू नहीं कर सकते, जितने की आपको जरूरत है आप उतने के लिए शेयर्स इशू एक टाइम पे करोगे, आप इंस्टॉलमेंट में शेयर्स इशू करते हैं। ऐसे नहीं है ना कि 10 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल एओए में लिखी हुई है और आपने 10 लाख से ज्यादा, 20 लाख की कैपिटल आपने पहले में ही इशू कर दी, नहीं, 10 लाख की पूरी भी नहीं करते हो आप। क्यों? क्योंकि आप कोशिश करते हो कि वेन एवर यू विल नीड दैट मनी तभी रेज करनी है। नहीं तो जब हम लोगों को अगर ज्यादा पैसे मिल जाते हैं कभी घर से, तो बचता है क्या? कुछ नहीं बचता, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो उस खर्च से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं कि जितनी हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, उस ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिए एक बार इशू नहीं करते हैं शेयर्स, उस ऑथोराइज्ड कैपिटल को डिवाइड कर लेते हैं और बोलते हैं 10 लाख की इस बार कर दूंगा, अगर 50 लाख की ऑथोराइज्ड है 10 बार की अभी कर लेते हैं, जब एक्सपेंशन करेंगे, कभी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तब तब देख लेंगे, तब हम दोबारा से इशू कर देंगे। ठीक है? तो अब जब दोबारा से इशू होगी, तो दूसरी चीज आ गई, जब आपने ऑथोराइज्ड में से पहला इशू तो कर दिया, दैट इज नॉन एज आईपीओ, लेकिन जब आप दूसरा इशू करोगे उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, उसको क्या बोलेंगे? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन जब आईपीओ आपने लॉन्च कर दिया और उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ी, एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, उसको क्या बोलोगे? एनीबडी? इशू ऑफ शेयर्स, ओके। और कोई? और कोई बताएगा? दैट इज नॉन एज फॉलो अप ऑफर, एफपीओ। आईपीओ हम लोगों ने सुना हुआ है, बट द टेक्निकल टर्म फॉर दैट इज एफपीओ, फॉलो अप, जो हमारा पब्लिक ऑफर है, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, दैट इज एफपीओ। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आईपीओ में हम लोगों ने शेयर्स इशू करे पब्लिक को बिकॉज वी नीडेड द मनी। ठीक है? अब उसमें इन्वेस्ट करेंगे लोग कुछ भी, है ना? और वो क्योंकि इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी होंगे, उनका रिस्क और रिटर्न का क्या रहेगा? विल द रिस्क बी हायर और द रिटर्न बी हायर? क्या होगा ज्यादा? रिस्क हाई होता है इक्विटी शेयर्स में या रिटर्न हाई होते हैं? क्या हाई होता है? रिस्क।
वेरी राइटली सेड दीपू, रिस्क इज हायर इन इक्विटी शेयर्स। क्यों? क्योंकि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो भी डिवेंचर्स हैं, उनको हमेशा क्या होता है, उनको हमेशा पहले प्रेफरेंस दी जाती है और उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी मिलना है वो मिलता है। और जब कभी रिडीम भी होना होता है, जब कभी अगर मान लो कंपनी खत्म हो रही है, वाइंड अप हो रहा है, तो भी उनका हमें पेमेंट करना जरूरी है। लेकिन इक्विटी शेयर्स जो है ना, उनको एक टैग दे दिया जाता है दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। घर का मालिक तो ऐसे ही होता है, मेहमान आएंगे तो पहले उनको खाना खिलाना है, पहले उनकी सेवा करनी है, उसके बाद कुछ बचेगा तो हमारा। और वही सेम चीज यहाँ पे है, रेसिडुअल इनकम जो है, जो बचेगी हमारे पास, वो इक्विटी शेयर्स के पास होगी। अब जरूरी नहीं है ना कि इनकम बचेगी, है ना। तो इसीलिए वहां पे हाइयर रिस्क है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो हाई भी हो सकती है और वो लो भी हो सकती है। तो देयर आर वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज वाई इसमें रिस्क हाई है। ठीक है। तो अभी हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, हमने आईपीओ की बात कर ली। इसी से आपकी एक टर्म आएगी निकल के, जो कि आपके सिलेबस में भी है। आई वॉन्ट टू नो कि आईपीओ में प्राइस कैसे सेट करते हैं। हाउ डू यू नो कि मुझे 10 रुपए का शेयर देना है या 20 रुपए का शेयर देना है, कैसे मुझे ये पता है? क्यों मैं अपना शेयर का प्राइस 100 रुपए रख रही हूँ सिर्फ, या फिर 150 रख रही हूँ, या 500 ही रख रही हूँ मान लो, बट वाई सो? क्यों मैं इतनी रिजिड हो गई हूँ 500 पे? मुझे कैसे पता है ये? हाउ डू वी डिसाइड दैट प्राइस? फर्स्ट शेयर जो इशू करते हैं हम, फर्स्ट ऑफर जो दे रहे हैं उसका प्राइस, हाउ डू वी डू दैट? आई गेस आप लोगों के लिए थोड़ा सा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको अगर हम एक तरीके से कॉन्वर्सेशनल रखें या एक तरीके से पार्टिसिपेशन सही रखें, तो थोड़ा सही रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ताकि ये बोरिंग ना हो जाए लेक्चर। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फंड्स, नीड्स किसकी? मैं अगर अपना शेयर आज इशू कर रही हूँ, तो मैं नीड्स के हिसाब से, यू आर सेइंग कि अगर मुझे 10 लाख की जरूरत है, तो मैं अपने शेयर का प्राइस फंड्स की नीड्स के हिसाब से कैसे रखूंगी? तो उसके हिसाब से तो शेयर्स कम हो जाएंगे, दैट इज नॉट, उसके हिसाब से शेयर्स कम ज्यादा हो सकते हैं। शेयर्स से मुझे मतलब नहीं है ना, आई तो नीड मनी, तो मनी तो मेरे पास उतनी ही आएगी, बट वो प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? मनी तो मैंने डिसाइड कर ही ली। Ria said कि based on the demand and supply of the shares varies, right? Okay, depends on the capital and member. Okay, fine. Anybody else? रिया ने जो बोला है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स, आई रियली वांट टू टेल यू दिस, कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पढ़ रहे होते हैं, उसमें ये चीज ध्यान रखनी है। प्राइमरी मार्केट में आपका आईपीओ लॉन्च हुआ है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटी लॉन्च हुई है, फुल ऑफ पब्लिक ऑफर भी हो सकता है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें भी नई सिक्योरिटी लॉन्च कर रहे हो ना आप, नई सिक्योरिटी, वो पहले से ट्रेडेड नहीं है, मार्केट में पहले से चल नहीं रही है, आप नए शेयर इशू कर रहे हो, नया एकदम सर्टिफिकेट बना के आप बेच रहे हो, है ना। वो प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में जो पहले शेयर आपने बेच दिए, मान लो मैंने खरीद लिए थे, नायका ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, मैंने शेयर्स खरीद लिए, मेरे पास शेयर्स हैं, बट अभी मुझे लग रहा है कि वो स्टेगनेंट चल रहा है, इनकम नहीं मिल रही है, आई वॉन्ट टू सेल दोज शेयर्स। तो मैं वहां पे जो ट्रेड कर रही होंगी, वो मेरा सेकेंडरी मार्केट होगा। जब मैंने खरीदा तो आईपीओ था, पहली बार उन्होंने लॉन्च किया, आईपीओ था, तो वो मेरा प्राइमरी मार्केट था। जब मैं अब ट्रेड करना चाहूंगी उनको, उन शेयर्स को, तो वो मेरा सेकेंडरी मार्केट होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है प्राइस, क्योंकि अब नायका के शेयर्स की कितनी डिमांड है, अगर ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे तो प्राइस हाइक करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि शेयर तो लिमिटेड है उनके पास, मान लो 1 लाख शेयर है, लिमिटेड है। लेकिन अगर ज्यादा लोग उसको नहीं खरीदना चाह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुझे भी छोड़ना है, मैं भी छोड़ रही हूँ, कम में बेच दिया मैंने किसी को, तो मैं भी उसको छोड़ छोड़ के जा रही हूँ, तो प्राइस पे इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल प्राइस विल बी डाउन, है ना, कम हो जाएगा, विल बी लेस। तो दैट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज वेरी राइटली सेड, बट ये सेकेंडरी मार्केट में होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए होता है। मेरा जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, उसके लिए मैं प्राइसिंग कैसे डिसाइड करती हूँ? जब मैं पहली बार आ रही हूँ मार्केट में, तो मुझे कैसे पता है कि 50 रुपए का ही शेयर सही रहेगा या फिर 100 रुपए का ही शेयर सही रहेगा? हाउ डू आई नो दैट?
या फिर 10 रुपए में देना है, मुझे कैसे पता है? मैं वो प्राइस कैसे डिसाइड करती हूँ? सेम वैरायटी ऑफ कंपनी से कंपेयर, ओके। मतलब अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हो आप, ओके। तो इसमें बच्चे दो तरीके से प्राइसिंग होती है। पहला ये कि हम अपनी एक फिक्स प्राइस रख देते हैं, हमें मतलब नहीं है कि मार्केट में वो बिकेगा नहीं बिकेगा या क्या होगा। तो इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। हमें लगता है कि कितना इजी है ना, बस शेयर इशू किया, एंट्री कर दी और बात खत्म हो गई। नहीं, नथिंग लाइक दैट। बहुत सारी चीजें चलती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास प्राइसिंग के दो तरीके हैं। पहला है कि मैं कंपेयर कर लेती हूँ दूसरों से और अपना थोड़ा देख लेती हूँ कि मेरी कंपनी की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या गुडविल हो सकती है, उसके हिसाब से आई पुट अ रेट। और वो रेट मैं फिक्स कर देती हूँ कि इससे चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे नहीं पता, मैं इसी पे कंपनी के शेयर्स जो है इशू कर दूंगी। अब इशू में एक और प्रॉब्लम आती है, एंड दैट प्रॉब्लम इज नॉन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब भी आप इशू करते हो शेयर, आपका 90% मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए इन्वेस्टर्स के थ्रू, अदरवाइज योर इशू विल बी कैंसिल। आप वो इशू कैंसिल करोगे, फिर आप ना तो वो मनी रेज कर सकते, लेकिन उतने कैपिटल की कैपिटल भी आपने अपनी कैंसिल करवा दी, वो ऑथोराइज कैपिटल में से माइनस हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर आपकी ऑथराइज कैपिटल रह जाएगी 50 में से 40 लाख, क्योंकि आपने 10 लाख इशू करवाए थे, वो इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो कैंसिल हो जाएगी। अब आप अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 40 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो रेज कर पाओगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सबने सुना होगा, जब हम इशू पढ़ते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन सबको पता है कि 90% शेयर हमारे सब्सक्राइब होने चाहिए, है ना। अब मेरी कंपनी है नहीं, 90% शेयर सब्सक्राइब होंगे ही, और जो रेट मैं बता रही हूँ उस पे होंगे, इसकी क्या गारंटी है? अब मान लो आप कोई चीज आपको तो अच्छी लगेगी, आपने नई चीज बनाई है, आपका अपना प्रोडक्ट है, आपका अपना आइडिया है, तो हमें तो लगता है हमारे दिमाग से बेस्ट आ सकता है, सिर्फ हम अपना बेस्ट ही बोल सकते हैं, हम अपना बेस्ट ही कर सकते हैं। तो मेरी चीज तो बेस्ट है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगता है ना। और उसके बेसिस पे अगर मैं प्राइसिंग डिसाइड करूँ तो वो तो लाखों की अनमोल एकदम, है ना। तो फिर तो उसकी प्राइस वो तो एकदम प्राइसलेस है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अनमोल चीज तो कुछ भी नहीं है। लोग इसके लिए लाखों दे देंगे। ऐसा ऐसे ही वो शेयर्स के साथ कर देंगे फिर, कि अपने शेयर्स जो है उनको लगेगा मेरी कंपनी में तो ग्रोथ के बहुत चांसेस है, तभी तो मैंने स्टार्ट करी है कंपनी। और जब मैं कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है, तो मुझे लगेगा मेरे शेयर्स भी बिकेंगे, धड़ाधड़ बिकेंगे, लोगों को भी पोटेंशियल दिखेगा। और लोग उसी कंपनी में तो इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको पोटेंशियल दिखता है, जहां पे उनको लगता है कि दे कैन अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, कि उनके प्राइसेस बढ़ेंगे आगे क्योंकि इनकी ग्रोथ होगी कंपनी की, उसी में तो इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो एक तो हो गया पॉइंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। एक हो गया पॉइंट के हम जब अपने प्रोडक्ट की या शेयर्स की वैल्यू रखते हैं या प्राइसिंग करते हैं, तो हम उसको अपने हिसाब से करेंगे, देयर वुड बी अ बायसनेस। ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी इशू कैंसिल होने की। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब नहीं होगा? जब लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कई रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ देम कुड बी कि प्राइसेस ज्यादा है, इतने का शेयर कौन खरीदेगा, मुझे तो इनमें पोटेंशियल ही नहीं दिखती, थोड़े कम का होता तो मैं ले लेती। दैट कुड बी वन। सेकेंड, मुझे ग्रोथ ही नहीं दिख रही है इसमें कंपनी में, या फिर मुझे आगे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फ्यूचर में ये अपने आप को संभाल पाएंगे, या फिर मुझे पता ही नहीं है ये कंपनी कौन सी है। दैट कुड ऑल्सो बी वन रीजन। ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे तो अपनी परफेक्ट प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। मुझे एक ऐसी प्राइसिंग रखनी पड़ेगी जिसपे मुझे पता है कि लोग खरीद ही लेंगे। वो प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं वो हम बात करेंगे। तो हम लोगों ने बोला कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हो, इसलिए हम लोग प्राइसिंग सही डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर मैं सही डिसाइड करने के चक्कर में खुद का दिमाग लगाऊंगी और खुद डिसाइड करने की कोशिश करूंगी, तो मैं उसको हमेशा ओवर प्राइस्ड रखूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा प्रोडक्ट तो बेस्ट है, मेरे हिसाब से मेरी कंपनी भी बेस्ट है, मेरे हिसाब से मेरी कंपनी के शेयर्स भी बेस्ट हैं, जिनकी डिमांड भी बहुत होने वाली है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छी कंपनी स्टार्ट की है और लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मरे जा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना। तो अब मैं अपने हिसाब से अगर प्राइसिंग रखूंगी, दैट वुड बी ओवर प्राइस्ड। और ओवर प्राइस्ड होगा तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी कि लोगों को तो लगेगा ना कि इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, आई एम नॉट गोना बाय दोज शेयर्स बिकॉज द प्राइसेस आर वेरी हाई, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए क्या है
कि हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। आप लोगों ने सबने यू मस्ट हैव वॉच्ड शार्क टैंक, आपने देखा होगा शार्क टैंक। देखते हैं सब लोग शार्क टैंक क्या है ना, देखते हो। उसमें वो क्या करते हैं, दे हैव दीज स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स में वो अपना फंडिंग कुछ कर रहे हैं, या कहीं से लोन लिया है, या कहीं से उन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाई है, दे हैव स्टार्टेड देयर कंपनीज, देयर ब्रांड्स, और उसके बाद वो अपना वहां पे जाके फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस बताते हैं, एंड दे अट्रैक्ट दोस, दे ट्राई टू अट्रैक्ट दोस शार्क्स के ये हमारी कंपनी है और इसका इतना पोटेंशियल मार्केट है, इतना पोटेंशियल ग्रोथ है, आप इसमें पैसा लगा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज कि आप इनिशियल पब्लिक ऑफर एकदम से नहीं करते। पहले आप रिनाउंड होना चाहते हो, पहले आप अपने आप की पहचान बनाना चाहते हो मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट में पहचान होगी तो इन्वेस्टर्स आएंगे, मार्केट में पहचान नहीं होगी तो शेयर होल्डर्स कहाँ से बनाओगे। नायका की अगर मैं बात करूं तो नायका ने भी अपने स्टैब्लिशमेंट के मतलब जब वो आ गए थे मार्केट में, बहुत स्टैब्लिश हो गए थे और सब लोग उनको जानने लगे थे, सब यूज करने लगे थे वो प्लेटफॉर्म, उसके कई साल बाद उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। द रीजन वो सिंपल कि उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए था, उनको था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हो जाए शेयर्स का, अदरवाइज द इशू वुड बी कैंसिल। और प्राइसिंग भी उस हिसाब से हो, जितना ज्यादा आप रिनाउंड होगे, जितने ज्यादा फेमस होगे, आप अपना शेयर का प्राइस उतना ज्यादा रख सकते हो, है ना। लेकिन उसके बाद भी ये प्राइसिंग करने के हमारे पास तरीके होते हैं, फॉर्मल तरीके होते हैं, फॉर्मल वे होता है। वन ऑफ देम इज द मेथड कॉल्ड बुक बिल्डिंग मेथड। शार्क टैंक्स में जो आप देखते हो ना, वो आईपीओ लॉन्च करने से पहली चीज है। वो वहां गए, उन्होंने बिग इन्वेस्टर्स को जो है अपना आइडिया सुनाया, और अगर बिग इन्वेस्टर्स को लगता है, क्योंकि बिग इन्वेस्टर्स जो है उनके पास एक्सपर्टीज है, उनको वो सेक्टर्स में या फिर उन चीजों के बारे में, क्योंकि उनको बिजनेस की एक्सपर्टीज है, दे नो कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, उस बेसिस पे दे टेल यू कि ये प्रोडक्ट ठीक है, ये नहीं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें नहीं, इसका मार्केट है फ्यूचर में, इसका नहीं, है ना। वहां से हमें क्रिटिकल फीडबैक मिल जाता है। तो ये तो क्योंकि शार्क टैंक की प्रोग्राम है इसलिए आप देख पा रहे हो, बट पीछे भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई किसी ने कंपनी स्टार्ट करी है, वो बिग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, उन बिग इन्वेस्टर्स को बोलते हैं इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, और उसके बदले में हम आपको कुछ होल्डिंग दे देंगे, शेयर होल्डिंग दे देंगे, और वो वैल्यूएशन जो इक्विटी वैल्यूएशन वहां पे होती है वही वैल्यूएशन होती है। अब वो क्या करते हैं, उनको कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी दे देते हैं किसी अमाउंट के बदले। अब जितना ज्यादा वो इक्विटी होल्डिंग उनको देंगे, उतने ज्यादा इक्विटी होल्डिंग का मतलब है उतना ज्यादा इंटरफियरेंस। अब बिग इन्वेस्टर्स अगर मेजर होल्डिंग रख लेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर कोई उसको समझा ही नहीं सकता। इसीलिए क्या होता है कि बिग इन्वेस्टर्स से डील करने के बाद अगर थोड़ा अच्छे से आप अपने आप को ग्रो कर पाओ, आप कोशिश करते हो वहां पे, इसीलिए सब लोग वहां पे कोशिश करते हैं वो इक्विटी वैल्यूएशन को मिनिमम रखने की, कि नहीं 4% नहीं देंगे, 3% की बात करते हैं, ठीक है, या 5% नहीं देंगे, 2% की बात करते हैं। वो मिनिमम इसीलिए रखना चाहते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा होल्डिंग होगी उतना ज्यादा इंटरफेरेंस होगा। तो ये तो थी आपके आईपीओ लॉन्च करने से पहले की बात, ऐसे आप फंड रेज करते हो। बट जब आप आईपीओ लॉन्च करते हो तो फिर से प्राइस सेट करना पड़ेगा। आप क्या करते हो, ये बुक बिल्डिंग मेथड का यूज करते हो। बुक बिल्डिंग मेथड में होता क्या है कि जब भी, अब मैं ये कंपनी की साइड से बता रही हूँ प्रोसेस क्या है, उधर इन्वेस्टर्स दूसरी साइड पे बैठे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में हमें इस साइड का भी पता होना चाहिए और उस साइड का भी पता होना चाहिए। तो जब बात करते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कैसे होता है, हम ऐसे ही कुछ भी जो भी कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं या फिर हमारी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, उन बिग इन्वेस्टर्स को हम बोलते हैं कि अगर हमारा आईपीओ हम लॉन्च करना चाहें या शेयर्स हम देना चाहें, एट व्हाट प्राइस वुड यू लाइक टू बाय देम, किस प्राइस पे आप बाय करोगे। दे विल यूज देयर एक्सपर्टीज डिसाइडिंग द प्राइस। उनसे हम बिड मंगवाते हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप डिसाइड कर दो हमारे लिए प्राइस, हम बोलते हैं बिड फॉर अस। आप एक बिडिंग भेजिए, आप बताइए एट व्हाट प्राइस वुड यू बी इंटरेस्टेड इन आवर शेयर्स, और हम उनको उसके लिए पूरा प्रोस्पेक्टस, अपने शेयर्स की, अपनी कंपनी की, अपने जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनकी, अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस की, हम सब की रिपोर्ट्स उनको भेजते हैं सो दैट दे कैन मेक वाइज डिसीजन, वो सही डिसीजन ले सके।
और वो सारी रिपोर्ट्स उनके पास जाती हैं, वो उन रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं, हमारी कंपनी का पोटेंशियल देखते हैं, हमारे आईडी का पोटेंशियल देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, और उसके बेसिस पे दे डिसाइड कि अच्छा ठीक है, मुझे सही लग रहा है, मार्केट में पोटेंशियल है, इस प्राइस में इतने शेयर्स, और उनको ना शेयर्स की लिमिट दी जाती है कि अगर आपको इतने शेयर्स खरीदने हो तो हाउ मच मनी विल यू पे अस, तो उससे पर शेयर का प्राइस निकल जाता है, कितना कितना आप पे कर सकते हो फिर, है ना। तो उससे क्या होगा, हमें एक बिडिंग मिलेगी, और वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स से मिलेगी। डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो हैं वहां पे हम लोगों को अपने अपने प्राइसिंग बताएंगे बुक बिल्डिंग में। अब बुक बिल्डिंग में जो प्राइसिंग आएंगे उसको हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे, और हम एक एवरेज जो होगा उसको लेने की कोशिश करेंगे, ताकि ना तो हमारे प्राइस ओवर हो, ना ही हमारे प्राइस अंडर हो। क्योंकि बच्चे, अगर मुझे लगता है कि मेरा जो शेयर है वो 100 रुपए में बिक सकता है, और मैंने उसको 100 में इश्यू कर दिया, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आई, तो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला इश्यू हो जाएगा। बट अगर मेरे को मेरे प्रोडक्ट की या मेरे शेयर की वैल्यू समझना आई और मैंने उसका प्राइस 100 रुपए रख दिया, तो मैं उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती थी। मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती थी, मैं उसको 500 में बेच के कम शेयर्स इशू कर सकती थी, बट मुझे ज्यादा इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं 100 रुपए का एक शेयर कर रही हूँ। तो मैं प्राइसिंग ज्यादा रख सकती थी, बट आई अंडरमाइंड माई सेल्फ, मुझे लगा कि नहीं, इतनी वैल्यू नहीं है शेयर्स की, और मैं उसको अंडर प्राइस कर सकती हूँ। अंडर प्राइसिंग से मुझे दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि अंडर प्राइस होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा बढ़ेंगे। आप समझ रहे हो ना क्यों बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स? मान लो मुझे 1 लाख ही रेज करने हैं, 1 लाख रुपए रेज करने हैं, अगर 100 का शेयर होगा तो फिर 10,000 शेयर, 1,000 शेयर, सॉरी 1,000 शेयर में इशू करूंगी। बट अगर 1 लाख है और मुझे 500 का शेयर रखना है, तो फिर कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे बताइए? सो तो नहीं गए सब? हाँ जी, इज एनीबडी देयर? 200, यस। तो अब बताओ कितना डिफरेंस आ गया है? पहले 1,000 शेयर थे, अब 200 शेयर है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स तो कम हो गए ना। ईपीएस में मुझे फायदा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं जब ईपीएस निकालते हुए, ईबीआईटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज ईपीएस। मेरी अर्निंग पर शेयर वुड बी इंक्रीज्ड ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए फायदेमंद है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे अपना शेयर अंडर प्राइस भी नहीं करना है, ओवर प्राइस भी नहीं करना है, उसके लिए मैं बुक बिल्डिंग का यूज करती हूँ। तो आई आस्क द इन्वेस्टर्स टू बिड फॉर आवर शेयर्स, और मैं उनको बोलती हूँ आप प्राइसिंग डिसाइड करके दीजिए, आप बताइए कितने में खरीदेंगे अगर मैं शेयर्स बेच चुके हूँ। और वो जो प्राइस देंगे, उस प्राइस का हम क्या करते हैं, एवरेज लेके वो प्राइस डिसाइड करते हैं आईपीओ के। और आईपीओ जब लॉन्च कर दिया, उसके बाद जो हम शेयर्स इशू करेंगे, नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, दैट वुड बी फॉलो अप पब्लिक ऑफर। और जब हमारे पास फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स जो है फॉरफिट कर लिए थे, किसी ने पेमेंट नहीं करी थी, उनको दोबारा इशू करना है, तो वो कहाँ पे, वो री इशू का हो जाएगा, री इशू शेयर्स हो जाएंगे। तो वो भी हमारे फॉलो अप में नहीं जाएंगे, दैट वुड बी सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि वो पहले इशू हो चुके थे शेयर्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम उससे, जब हमने बात करी कि ऐसे ऐसे होता है, आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ में जो प्राइसिंग होते हैं उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे डिसाइड करते हैं, हमने प्राइस डिसाइड कर दिया, लॉन्च कर दिया, लोगों ने वो चीजें खरीदनी शुरू कर दी। कौन लोग वो चीज खरीदेंगे? जो रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी शेयर्स तो वही खरीदेंगे। हम हमेशा बोलते हैं इक्विटी शेयर्स आर द शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो उनका ओनर्स वाला स्टेक होता है, जो भी रेजिडुअल इनकम होगी वो इक्विटी शेयर्स की होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो आएगा रिस्क और रिटर्न में, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ रिस्क क्या है और रिटर्न क्या है। रिस्क हमने बता दिया, वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटर्न इज जो भी हमारे पास एक इनकम आ रही है, वो रिवेन्यू इनकम भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, और वो हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में भी हो सकती है। तो जैसे मैंने आईपीओ में जो शेयर्स खरीदे, अगर वो शेयर्स अब मैं सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं अब, तो अगर मैं सेकेंडरी मार्केट में उनको बेचने जाती हूँ, और मैंने वो शेयर खरीदा 100 रुपए का था, लेकिन बेचा मैंने वो 200 रुपए में है, तो 100 रुपए जो है वो मेरा कैपिटल गेन है, जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है। या फिर अगर मैंने 150 में बेचा है तो 50 रुपए मेरा कैपिटल गेन है, दैट इज माई कैपिटल इनकम। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, मैं आपको इसमें बता देती हूँ।
पीपीटी देख लेते हैं। Next is return and its measurement. So first is return may be defined as total income generated by investment, जिसमें as a percentage of cost of investment. Income from an investment may be revenue income, interest or dividend या फिर capital income. अब ये types हैं इसके भी कुछ. Average return, expected return, return on portfolio, effective annualized return, holding period return. ये returns कैसे निकालते हैं वो हम फॉर्मूला वाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे. उससे पहले मैं आपसे कुछ और थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेती हूँ. लेट मी जस्ट सेकंड, गिव मी अ सेकंड. मैं आपको और भी एक दो चीजें जो रह गई हैं मैं आपको बोल रही थी कि गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है वो मुझे आपको बताना है. शॉर्ट नोट्स में आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है. यस, एनीबॉडी जिसको पता हो स्पेकुलेशन क्या होता है और गैम्बलिंग क्या होता है? एनीबॉडी? Speculative returns are calculated returns. Okay. Gambling as in taking risk to earn higher returns. Very good. Okay. और okay. Gambling is depend on luck. Very good. So basically, you know what gambling is. Gambling is ऐसे दोनों विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती है. वन पर्सन विल लूज, वन पर्सन विल और इसमें हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं बट वी कैन नॉट कॉल देम रिटर्न्स, राइट? दैट इज अवॉर्ड. मे बी अवॉर्ड आप बोल सकते हो. रिटर्न्स इज समथिंग जो आपको रिटर्न्स इज समथिंग जो आपकी एक्सपेक्टेड है कि हाँ मिलेगी. गैम्बलिंग में दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, पहली बात. और दूसरा इसमें क्या है कि कंसिस्टेंट और कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए हम उसको रिटर्न तो नहीं बोलते. रिटर्न इज समथिंग कांस्टेंट या कंसिस्टेंटली जो आ रही है, दैट इज रिटर्न. जैसे मुझे एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज माय रिटर्न. अगर मुझे इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज माय रिटर्न बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट. ओके. तो गैम्बलिंग तो जीरो सम गेम है. वन पर्सन विल लूज, वन पर्सन विल विन. तो गैम्बलिंग तो आपको सबको समझ में आ गया है. लॉटरी, हॉर्स रेस या फिर मैंने कोई भी शर्त लगाई है, दैट इज गैम्बलिंग. बट स्पेकुलेशन क्या है? इज गैम्बलिंग लीगल? इज गैम्बलिंग लीगल? ओके. गुड गुड गुड. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेकुलेशन. हैव यू हर्ड ऑफ बियर और बुल जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं? बियर और बुल. बियर और बुल. बियर और बुल का नाम सुना है सबने. तो वो जो करते हैं दैट इज स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन इज एक बेसिकली प्रोबेबिलिटी, रीजनेबल प्रोबेबिलिटी. ये सोचना कि इन्वेस्टमेंट से आपको रिस्क या लॉस हो सकता है या रिटर्न हो सकता है, दैट इज स्पेकुलेशन. तो बुल और बेयर जो करते हैं वो स्पेकुलेट करते हैं मार्केट को फॉर अ शॉर्ट टर्म. उसमें वो क्या करते हैं, और थोड़ा इंट्राडे भी हो सकता है ये, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है. दे टेक स्टेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेकुलेशन. उनको लगता है, और वो स्पेकुलेशन बहुत कैलकुलेटेड होती है. दैट इज नॉट रैंडम. ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने सोचा कि आज ये प्राइस हाई जाएगा क्योंकि मेरी इंटेंशन ऐसा बोले. नथिंग लाइक दैट. दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, दे नो और द पैटर्न्स जो भी पास्ट के हैं, और उसके बेसिस पे दे डिसाइड कि हाँ, दे स्पेकुलेट. एक प्रोबेबिलिटी उनको लगती है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आने वाले दिनों में मार्केट विल बी अप, तो उसमें इन्वेस्ट करना है. अब इसमें से कौन ऐसा है
जो अप या मंदी या तेजी कौन किसके लिए जाना जाता है? अप डाउन मंदी तेजी कौन किसके लिए जाना जाता है? बुल्स किसके लिए जाने जाते हैं? बुल्स क्या स्पेक्युलेट करते हैं? Someone said Aditi said bull rise. Okay, and where? Four. Very rightly said. तो बुल जो है वो हमेशा स्पेकुलेट करते हैं। दो तरह के स्पेकुलेटर्स हैं, बुल्स एंड बेयर्स। बुल स्पेकुलेटर्स जो है वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं देयर वुड बी इंक्रीज इन स्टॉक प्राइजेस, ठीक है, और वो स्पेकुलेट करते हैं वो जबकि अगर हम बेयर की बात करें, बेयर स्पेकुलेट करते हैं डिक्लाइन इन प्राइसेस, कि देयर वुड बी डिक्लाइन इन प्राइसेस, इसमें फॉल होगा प्राइस में, दैट इज अ बेयरिश स्पेकुलेशन। तो इसमें स्पेकुलेशन इज नॉट बैड अगर वो कैलकुलेटेड है तो। अगर आपने उसमें कैलकुलेट किया है, उसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन यूज करी है, देन स्पेकुलेशन इज फाइन। स्पेकुलेशन इज वेरी राइट थिंग, यू कैन डू दैट, क्योंकि तभी आप मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है वो अर्न कर सकते हो। और ये एसेंशियल है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट के लिए स्पेकुलेशन होना। तो इसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, वो स्पेकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि हाई जाने वाले हैं प्राइसेस, किसको लगेगा? बेयर बुल को, सॉरी, बुल जो है वो स्पेकुलेट कर लेगा कि इंक्रीज होने वाला है, और उससे वो क्या करेगा कि इंक्रीज होने वाले हैं प्राइसेस, इसलिए पहले वो खरीदने लगता है। और बेयर जो है वो डिक्लाइन को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इसलिए वो प्राइसेस को मतलब कि डिक्लाइन होगा, इसलिए वो स्टॉक्स को छोड़ने लगते हैं, बेचने लगते हैं, कि इससे पहले कि फॉल आए हम प्राइसेस जो है जितना हमारे पास है प्रॉफिट उतना रख लेते हैं, और बाकी हम शेयर्स या स्टॉक्स जो है वो लेस्ट कर देते हैं, लीव कर देते हैं, ताकि हमें लॉस ना हो। तो वो मंदी को पहचानते हैं, और जो भी हमारे बुल हैं वो तेजी को पहचान लेते हैं, और तेजी में प्रॉफिट अर्न करने का काम करता है, कि अब तेजी आने वाली है, अब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर्स जो है वो खरीदने चाहिए। तो स्पेकुलेशन इज दैट। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में कंफ्यूज नहीं होना। स्पेकुलेशन इज अ कैलकुलेटेड रिस्क दैट वी टेक, दैट बियर और बुल टेक, है ना। लेकिन अगर हम गैम्बलिंग की बात करें, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड, दैट इज रैंडम। आपको लगता है, मुझे लग रहा है, या मैं शर्त लगाती हूँ कि हॉर्स रेस में यही वाला हॉर्स जो है वो जीतेगा, या फिर मैं शर्त लगाती हूँ कि आज बारिश आएगी, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ माई इंट्यूशन। एंड इंट्यूशन के लिए इट इज अ जीरो सम गेम, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें दोनों पार्टीज जो है वो विन हो सकती है, या फिर ऐसा नहीं है कि जिससे मुझे रिटर्न मिल सकती है, ये जरूरी नहीं है, रिस्क तो है ही, बट इट इज नॉट कैलकुलेटेड जो मैं कैलकुलेट करके लूं, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। मार्केट्स का डिफरेंस सबको क्लियर है? प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ आपको अभी के लिए। स्टॉक इंडाइसेस या फिर स्टॉक इंडेक्सेस मैंने आपको बता दिए हैं। आप ये आप करोगे और हम कल ये डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को अभी कॉलेज में आके होमवर्क करने की आदत है या नहीं है, बट आई रियली वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज, के प्लीज रीड अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड लेट मी नो अबाउट दैट, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, विल डिस्कस इट। ओके, तो उसमें हम कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, वन वर्ड आपने आंसर लिखना है चेक बुक्स में, और इसी तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हम कल करेंगे। ओके, उसके बाद जो आपके पास मुझे कल जो आपको क्वेश्चंस कराने हैं, वो रिटर्न्स हम कैसे निकालते हैं। एवरेज रिटर्न तो आपको नाम से ही एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। So I asked you to, read about, to study about Nifty और सेंसेक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और these are indexes ना, बेसिकली इंडेक्स जो प्राइसिंग का बिहेवियर आपको बताते हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स। और ये भी मैं बता देती हूँ कि एक में 30 लिस्टेड कंपनीज का बिहेवियर चेक होता है, और एक में 50 का चेक होता है। बट आपको जो करना है वो ये कि कैसे डिसाइड करते हैं वो प्राइसिंग। जो निफ्टी का प्राइस आता है ना, आपने हमेशा न्यूज़पेपर में दिखा होगा आपको 50,000, 51,000, दिस इतने रुपीज। और ये भी मुझे बतानी है कि निफ्टी और सेंसेक्स के प्राइसेस का गोल्ड से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है दोनों का, वो भी आप बताओगे। बहुत छोटा सा हम इसमें कॉन्वर्सेशन अपना रखेंगे, वो आप करके आओगे। इसके बाद का जो सिलेबस में जो क्वेश्चन है, जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिच रिटर्न कैसे निकालते हैं, पोर्टफोलियो की रिटर्न कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूलाज के साथ मैं कोशिश करूंगी एक एक इलस्ट्रेशन आपको कराऊंगी, बट इट इज इजी, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, इसलिए मैं फॉर्मूला समझाऊंगी आपको।
और आपने कोई भी चीज रटनी नहीं है क्लास में। जो भी फॉर्मूला मैं आपको समझा रही होंगी, उस फॉर्मूले को लॉजिकली समझना है कि व्हाई डिड आई पुट आर हेयर, व्हाई डिड आई पुट आई हेयर, वो बस समझना है। अगर आप वो फॉर्मूला समझ जाओगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वुड नो कि पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है, हाँ मुझे पता है कैसे निकालते हैं। पोर्टफोलियो में इतनी सिक्योरिटीज होती है, इतनी सिक्योरिटीज के लिए अगर मैं निकालूं तो ये इंटरेस्ट आ रहा है इनका, ये इसका रिडेम्पशन प्राइस है, तो ये सारे तो ऐड होंगे तभी तो रिटर्न मिल रही है मुझे। वो मुझे लॉजिकली पता होना चाहिए, तो वो लॉजिकली हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अभी ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्लास में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ब्लैक बोर्ड एंड ऑल के साथ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगी कि पूरा अच्छे से आपको फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लूं। ठीक है, उसके बाद कल हम जो पढ़ेंगे वो हम रिस्क रिटर्न, उनका ट्रेड ऑफ, ये सब चीजें हम कल पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें हमारी फर्स्ट यूनिट की ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सब है। इंडेक्सेस के बारे में पढ़ के आओगे, सेंसेक्स निफ्टी कैसे वर्क करता है, गोल्ड के साथ उसकी क्या रिलेशन है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है दैट इज सेबी की क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है सेबी स्टॉक मार्केट में, दैट इज योर ड्यूटी। क्योंकि ये थ्योरी है, इसमें मैं कुछ भी आपको समझाने वाली चीजें नहीं है, मैं नहीं समझाऊंगी, मैं पूछूंगी आपसे कि सेबी का क्या रोल है, सेबी कैसे इसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, gold is all time high now, okay, but there is some relation between Sensex and gold, वो आपको देखना है क्या रिलेशन है। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करके आओगे और जो बाकी चीजें रहेंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको रिस्क और रिटर्न का बता रही थी। तो रिटर्न अगर मैं बात करूं, रिटर्न जो है मेरी फाइनेंशियल एसेट से आ सकती है, इक्विटी शेयर से आ सकती है मेरी रिटर्न, बॉन्ड पे रिटर्न आ सकती है, किससे क्या रिटर्न आ रही है वो मैं बात करती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मुझे फाइनेंशियल एसेट्स पे रिटर्न मिल रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स तो समझ में आ गया, रियल एसेट पे तो रिटर्न आपको पता है कि रियल एसेट है, रेंट मिल रहा है, मैंने मतलब कोई घर खरीदा, मुझे रेंट मिल रहा है, दैट इज माई रिटर्न। और अगर मैंने वो घर बेचा तो जो बेचने का प्राइस है और जो मेरे खरीदने का प्राइस था उनका डिफरेंस इज माई रिटर्न, माई प्रॉफिट, है ना, वो तो बिल्कुल क्लियर है। अब हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स में मैं कैसे रिटर्न निकालती हूँ। तो पहली बात है कि रिटर्न कैसे निकलेगी, वो इनकम जो उससे मिल रही है मुझे, कंसिस्टेंट इनकम। फाइनेंशियल एसेट कौन सी होती है, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनसे एक कांस्टेंट इनकम तो मिल रही होगी, शेयर से डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर से इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो इंटरेस्ट मेरी इनकम हो गई, रिटर्न हो गई। प्लस वही अगेन सेलिंग प्राइस और एक्चुअल जो आपका परचेजिंग प्राइस था उनमें जो डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस। अब मैं ऐसे परचेजिंग प्राइस से डिवाइड क्यों कर रही हूँ इसको, व्हाई आई एम डिवाइडिंग दिस बाय द परचेजिंग प्राइस। मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 100 रुपए इन्वेस्ट करे, उस 100 रुपए पे 10 रुपए का मुझे डिविडेंड मिल रहा है, प्लस फिर मैंने 100 की जगह उसको 150 में बेचा, तो 150 सेलिंग प्राइस माइनस ये मेरा 100 रुपए परचेजिंग प्राइस। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पैसा लगाया 100 रुपए है, वो मैंने डिनोमिनेटर में रखा है, और न्यूमरेटर में आपका क्या आया है, जो आपको वो पैसा लगाने से मिला है, इसीलिए मैं जो भी मेरा परचेजिंग प्राइस है उससे डिवाइड कर, ठीक है। तो जितना पैसा आपने लगाया है वो डिनोमिनेटर में रखोगे आप, तो आप क्या करोगे, उससे जो रिटर्न्स मिली है, रिटर्न जो आपकी कंसिस्टेंट है, डिविडेंड मिला, डिविडेंड प्लस जो आपने सेल कर दिया अगर वो शेयर, तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस, इसलिए क्योंकि इतना मैंने पैसा लगाया था ना उस पे, 10 रुपए तो डिविडेंड मिल गया, ये बेचने के बाद का डिफरेंस मिल गया, तो मेरा टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट का, कि नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट का अगर मुझे निकालना ही है तो दैट इज द थिंग। बट फाइनेंशियल एसेट्स भी तो अलग अलग है, जैसे अगर इक्विटी शेयर होगा तो डिविडेंड लिख दोगे रेगुलर इनकम में, जो रिवेन्यू इनकम है, और बाद वाला सेम ही है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, और ऑल डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस इनटू 100। लेकिन अगर आपका मान लो बॉन्ड है तो इंटरेस्ट लिख दोगे, डिबेंचर्स है तो इंटरेस्ट लिख दोगे, शेयर्स है तो डिविडेंड लिख दोगे, सिर्फ वो पहली जो कंसिस्टेंट इनकम है ना दैट वुड बी चेंज्ड, बाकी तो सब फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको, फॉर्मूला समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इट इज कि अगर मुझे निकालना है, मान लो इक्विटी शेयर पे बोल दिया, तो मैं आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, D1, D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो मुझे मिलेगा, प्लस P1 या जो सेलिंग प्राइस है उसको मैं P1 बोल देती हूँ अभी, माइनस P0 जिसपे मैंने खरीदा था,
डिवाइडेड बाय P0, क्योंकि P0 पैसा लगाया उस पे इतना डिविडेंड मिला, ये परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मिला, इन दोनों को प्लस कर दिया इनटू 100। ठीक है, तो दैट वुड बी माय रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। और अगर वो डिबेंचर्स है तो उसमें बस इंटरेस्ट प्लस जो मेरा सेलिंग प्राइस है डिबेंचर्स का, रिडीमेबल वैल्यू कह सकते हो आप उसको, रिडीमेबल वैल्यू माइनस माय परचेजिंग वैल्यू, जो भी मैंने इससे खरीदी थी जिस वैल्यू पे, डिवाइडेड बाय redeemable value into 100, that would be my return on debentures or bonds, whatever you say, है ना। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला जो हम रिटर्न निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूं, विल यू बी एबल टू सॉल्व इट? बिल्कुल क्विकली आप कर सकते हो, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको अमाउंट्स बताऊंगी, बस आपको वो पुट करके ये फॉर्मूला में और वो करना है। ओके चलो डू इट। अगर ओके फॉर एग्जाम्पल Mr. Mishra purchased a ₹1,000. Mr. Mishra purchased a ₹1,000 10% bond, 10% bond है, ₹1,000 के bonds है, maturing after 5 years, वो 5 साल बाद मेच्योर होंगे, at a price of ₹950. Maturity price क्या है? 950. He sold the bond after receiving interest income. उसने अपना बॉन्ड बेच दिया आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट इनकम एट द एंड ऑफ द 1 year, मतलब एक ही साल चलाया, 5 साल का था बट एक ही साल चलाया, उस पे इंटरेस्ट मिल गया और उसने अपना बॉन्ड बेच दिया कितने रुपए में? 975 में, 975 में। कैलकुलेट हिज टोटल इनकम फ्रॉम द बॉन्ड। आप मुझे इसकी टोटल इनकम बताओगे। Should I repeat the question or is it clear? Okay, once more. Mr. Mishra purchased a ₹1,000 10% bond. एक ही बॉन्ड खरीदा, जैसे डिबेंचर्स के सामने परसेंटेज लगी होती है, बॉन्ड के सामने भी परसेंटेज होती है, तो द परसेंटेज इज 10%. नो मंजीत, द आंसर इज इनकरेक्ट। द परसेंटेज इज 10%, ₹1,000 का बॉन्ड है। आफ्टर 5 years एट अ प्राइस ऑफ 950 वो मेच्योर होना है, 950 पे वो मेच्योर होना है, पहले से डिसाइडेड है। उसने वो जो प्राइस जो बेचा है बॉन्ड, वो 975 में बेचा है एक साल के बाद, और उस पर इंटरेस्ट ले लिया, एक साल का इंटरेस्ट ले लिया, और उसने बेचा उसको 950 में, 975 में, सॉरी। उसका टोटल रिटर्न निकालना है। बताइए। अदिति शर्मा, यस, योर आंसर इज करेक्ट। इट्स 13.15%, बिकॉज जो मिस्टर मिश्रा ने बॉन्ड लिया था ₹1,000 का, बट उसका रिडेम्पशन वैल्यू इज ₹950 आफ्टर 5 years। ठीक है, जब भी हम डिबेंचर्स का चैप्टर अगर आपको याद है तो हम एडजस्ट करते हैं, तो 950 इज रिडेम्पशन वैल्यू, और उन्होंने बेचा बट वो 975 में है, तो 975 इज जिसमें बेचा है सेलिंग प्राइस, और माना जाएगा 950 में परचेज किया है, और वो 975 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 950 होगा, प्लस होगा 100, जो निकलेगा वो फेस वैल्यू, दैट इज ₹1,000। इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दो वैल्यू दी गई है, ₹1,000 इज फेस वैल्यू, वो इंटरेस्ट के लिए दी गई है, बट मेच्योरिंग की जो दी हुई है 5 years के बाद, दैट इज 950। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है 950 से, उस 1000 से सिर्फ आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? एक और क्वेश्चन भी बोल सकती हूँ मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। मान लो मिश्रा जी ने ही परचेज किया है, एक शेयर परचेज किया, 950 का शेयर है, और उन्होंने वो बेचा आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड इनकम ऑफ ₹50। ₹50 का डिविडेंड रिसीव किया, 950 का प्राइस पे शेयर खरीदा,
50 रुपीज का डिविडेंड रिसीव किया आफ्टर 1 ईयर, एंड देन एट द प्राइस ऑफ 1075 उन्होंने वो बेच दिया। He sold the share after 1 year at a price of 1075 after receiving the dividend. अब उनकी टोटल इनकम बतानी है, टोटल रिटर्न बतानी है फ्रॉम द बॉन्ड या फ्रॉम द शेयर, और कितना डिविडेंड यील्ड उनको मिला है, कितना कैपिटल गेन उनको मिला है, वो बताना है। पहले तो आप रिटर्न बता दो, ओनली रिटर्न, रिटर्न कितनी मिली है। वेरी गुड अदिति, यू आर वेरी क्विक, very good, very good. Deepu and Sakshi, your answer is also correct. So you got it now, है ना, कि कैसे निकालनी है रिटर्न, है ना। हम ऐसे कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि देयर शुड बी सम टूल जिससे मैं लिख के या कुछ करके बोल सकूं, यहाँ पे बता सकूं आपको, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। बट इट वाज क्वाइट सिंपल, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बोल दिया है क्वेश्चन कि आप सोल्व कर लीजिए। वेरी गुड, द आंसर इज 18.42, आंसर इज करेक्ट। और जब आपसे पूछा जाए ना कि डिविडेंड यील्ड अलग बताओ और कैपिटल एप्रिसिएशन जो आया है वो अलग बताओ, तो आपने क्या करना है कि जो आप ऐसे कर रहे हो ना, डिविडेंड प्लस सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस होल डिवाइडेड बाय प्राइस परचेजिंग प्राइस, ऐसे कर रहे हो ना, अलग अलग कर दो। डिविडेंड को अलग डिवाइड करो परचेजिंग प्राइस से, प्लस ये सेल्स माइनस परचेजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस अलग करो। तो ये जो इधर वाला आएगा वो डिविडेंड यील्ड है, कि इतना पैसा लगाने पे कितना डिविडेंड मिला, दैट इज यील्ड ना, कि मैंने 100 रुपए लगाए, या फिर जैसे इन्होंने कितने में खरीदा था, 950 में खरीदा था, 950 में खरीदा, 50 रुपए का डिविडेंड आया, तो डिविडेंड यील्ड कितनी आएगी, 50 डिवाइडेड बाय 950, है ना। ऐसे ही प्लस अगर करोगे तो इधर वाला जो आपका सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, दैट इज 1075 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 950 अलग कर दो, और उसकी अलग से वैल्यू बता दो, दोनों की अलग अलग आ जाएंगी। वेरी गुड। तो आप कह सकते हो बिल्कुल कि जो आपका 5.26% डिविडेंड यील्ड है, वेरी राइटली सेड, और कैपिटल गेन इज 13.16, अलग अलग कर दिया उन्होंने। तो ये 18.42 तो टोटल रिटर्न है, उसको अलग अलग अगर बताना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ओके, रिटर्न कैलकुलेट करनी आपको आ गई है। ये है बॉन्ड की और शेयर की, मैंने दोनों की समझा दी। डिबेंचर की भी ऐसे निकलेगी, डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट मिलता है, क्लियर, वो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा दैट इज टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, वो हम कल डिस्कस करेंगे कि एवरेज, अब एवरेज रिटर्न कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज मैं आज ही बता देती हूँ, एवरेज इज क्वाइट सिंपल, इसलिए मैं आज ऐसे ही बता दे रही हूँ। जैसे आपने ये रिटर्न निकाली है और आपके पास पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो जिसमें मैनी सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो और मैंने आपसे पूछा कि आपकी एवरेज रिटर्न आप मुझे बता दो, या फिर आपको मैंने पूछा कि एक ही सिक्योरिटी है, आपको कितना उस पर रिटर्न मिलती है ये बता दो। तो अगर मैं आपकी क्लास में जाती हूँ और मैं पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है, आपकी क्लास में क्या मार्क्स का क्या वो रहता है, ग्रेडिंग क्या रहती है आपके स्टूडेंट्स की, क्या क्या रहता है, तो हम लोग कभी ऐसे बात नहीं करते ना कि रोल नंबर 1 की इतनी रहती है, रोल नंबर 2 की इतनी रहती है, 3 की इतनी रहती है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा नहीं, 70 बच्चों की क्लास में अगर ऐसे पूछ लूंगी तो हर किसी की इंडिविजुअल बड़ी मुश्किल रह जाएगी। उसकी परफॉर्मेंस जानने के लिए मैं क्या बोलती हूँ, एवरेज मुझे बता दो कि एवरेज कितना है, ताकि आई कुड अंडरस्टैंड द लेवल और उसके हिसाब से मैं कर सकूं, है ना। ऐसे ही हम हर चीज के लिए अगर आप ध्यान दो तो हम हर चीज के लिए एवरेज की ही बात करते हैं कि एवरेज बता दीजिए मुझे कितना है, उसके हिसाब से आई कैन जज। तो ऐसे ही हम रिटर्न्स का देखते हैं कि जब मुझे कोई सिक्योरिटी देखनी है कि प्रॉफिटेबल होगी नहीं होगी, मैं उसकी एवरेज रिटर्न देख लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि एवरेज रिटर्न ठीक है, सही है, इतना चल जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगी, कभी 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 वो ज्यादा भी हो सकती है रिटर्न, कभी कम भी मिल सकती है रिटर्न, तो मैं एवरेज देख लूंगी और एवरेज देख के मैं उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है डिसाइड करूंगी। एवरेज कैसे निकलती है कि जितनी भी रिटर्न्स मुझे अभी तक मिली है, मान लो 10 साल की, मैं उन 10 साल की रिटर्न्स को ऐड करूंगी, डिवाइडेड बाय 10 करूंगी, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज तो आप निकालते हो, ऐसे ही निकालते हो ना कि 5 लोग हैं हम, 5 लोगों के पास कितनी कितनी एप्पल्स हैं, जो भी मैं बिल्कुल फोर्थ क्लास का क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ सॉल्व अभी, तो कितनी कितनी एप्पल्स है एक बार एवरेज बता दो, तो आप क्या करोगे, सबके पास जितनी जितनी इंडिविजुअली है उनको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय
5 करोगे, आपके पास एवरेज एप्पल आ जाएंगे। तो सेम लेवल पे आपने ये करना है, एवरेज रिटर्न निकालना, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट एवरेज रिटर्न भी हमारे पास दो मेथड से निकलती है। अरिथमेटिक मेथड होता है एक हमारा, जिसमें आपने सिंपल जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से निकालनी है, और एक हमारा जीएम यानी कि जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। उसका भी अपना फॉर्मूला है, वो आपने करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना है आप ना करिए। ऐसा अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ रिटर्न निकालनी आएगी, एवरेज रिटर्न, एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी एवरेज रिटर्न, कि हमें एवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होती है? एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आज क्लास में, शायद एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड अ लेक्चर विद मी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे, लर्निंग सेंटर्स पे? इज देयर एनीबडी मेरे सेमेस्टर से यस और नो? मुझे लग नहीं रहा है, वैसे मेरे को कोई फेमिलियर नाम याद नहीं है, बट नो, नोबडी इज देयर। ओके, ओके। तो हम लोग जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न इसलिए कल करेंगे, थोड़ा आराम से इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, सारे रिटर्न्स के टाइप्स, और कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट एक्सपेक्टेड रिटर्न होती क्या है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या लगता है आपको क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न? एनीबडी? जितने भी बच्चे आज मुझे रिवर्ट किए, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन वेरी फैबुलस ऑडियंस। क्योंकि 2 घंटे किसी को सुनना इज नॉट इजी टास्क, एंड आई अंडरस्टैंड दैट बहुत अच्छे से, और वो भी इस टाइम पे 7 to 9, दैट इज नॉट ए करेक्ट टाइम। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और वो भी इतना रिस्पॉन्सिव होना, अमेजिंग। रिटर्न्स आर होपिंग टू गेट, ओके, ठीक है, मतलब यू आर होपिंग दोज रिटर्न्स, मतलब फ्यूचर में जो रिटर्न्स आपके पास आने वाले हैं, फ्यूचर रिटर्न, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, अभी मिली नहीं है, पता नहीं है। तो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग रिटर्न आप बोल सकते हो, कि जिनके बारे में फिक्स्ड नहीं है, वो ज्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। और आपको पता है जब ऐसी चीजें आती हैं तो हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, हम ऐसे करते हैं ना, कि हम ये देख लेते हैं चांस कितना है एक्सपेक्टेड, है ना। उसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसमें हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मुझे 100 रुपए मिलेंगे रिटर्न में, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मुझे 150 रुपए मिलेंगे। उसके बेसिस पे हम जो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। आपको एक प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी कि इतना प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, इतना परसेंट, 10% रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है 50%, 50% चांस है कि आपको 10% रिटर्न मिलेगी, और 40% चांस है कि आपको 15% रिटर्न मिलेगी, 30% चांस है कि आपको 10% रिटर्न मिलेगी। ऐसी प्रोबेबिलिटी के साथ अटैच कर देते हैं रिटर्न्स को, ठीक है। उसका क्वेश्चन एक बार मैं इस पे आई विल ट्राई टू टेक स्नैपशॉट्स, और उसको मैं अटैच करके आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या, कैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप एक प्रोबेबिलिटी, या जैसे आपने वेटेड एवरेज देखा होगा, उसके साथ एक वेट असाइन कर देते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है बस, एंड दैट्स इट। आपका अगर फर्स्ट है केस, मान लो स्टेट ऑफ इकोनॉमी अगर गुड है, हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी रही तो चांस है कि मेरे को 70% या फिर 30% या 20% मुझे रिटर्न मिलेगी। अगर मेरी इकोनॉमी नॉर्मल रही तो मुझे 10% रिटर्न मिलेगी। अगर मेरी इकोनॉमी में थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गई, ज्यादा चेंजेस आ गए, तो रिटर्न थोड़ी कम हो सकती है, तो मतलब 5% मिलेगी। बेड इकोनॉमिक सिचुएशन है तो 5%। इसके चांस कितने हैं वो साथ में लगा दिया जाएगा। देयर इज 40% प्रोबेबिलिटी दैट द इकोनॉमी विल बी नॉर्मल, तो नॉर्मल वाली के सामने 0.40 भी लिख दिया जाएगा, जो उसकी रिटर्न थी उसके सामने, एंड देन वी मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी एंड द रिटर्न्स, एंड देन उन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे एंड में, एंड दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस पे फ्यूचर रिटर्न्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें ये रिटर्न फ्यूचर में मिलेगी, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज हो गया, मार्केट खराब हो गया, तो ये रिटर्न मिलेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। वो सब चीजें, सारी कंडीशंस ध्यान में रख के हम वो रिटर्न निकालते हैं। When we talk about return on portfolios, तो portfolio is combination of two or more than two securities। तो हम उसके रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें? एक सिक्योरिटी की तो आपने आराम से बता दी कि बॉन्ड का प्राइस इतना था, इतना था, इतना था, तो आपने आराम से कैलकुलेट कर दी। अब मेरे पोर्टफोलियो में 10 सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, तो इंडिविजुअली कैलकुलेट थोड़ा ही करोगे इतनी सारी सिक्योरिटीज की रिटर्न्स,
तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिससे हम सारी सिक्योरिटीज की रिटर्न्स जो है वो एक साथ निकाल सकते हैं। वो मेथड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक होल्डिंग पीरियड मेथड भी है। तो क्या होता है कि कई बार हम स्टॉक परचेज करते हैं और हम होल्ड करते हैं उसको, जितने टाइम के लिए हम होल्ड करते हैं उतने टाइम के लिए हम रिटर्न निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होल्ड, अभी जो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताए उसमें आपने देखा आफ्टर 1 ईयर उन्होंने बेच दिया, तो दे होल्ड देम फॉर 1 ईयर ओनली। बट अगर वो 1 साल से ज्यादा होल्ड करें तो 3 साल करें, तो इंटरेस्ट तो आपको 3 साल के लिए मिल रहा है, लेकिन जो आपका सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस है वो 3 साल के लिए थोड़े मिलेगा, वो तो एंड में जाके मिलेगा। तो हम उसके लिए भी कैलकुलेशंस करेंगे कि होल्डिंग पीरियड अगर 3 साल है तो 3 साल का तो इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड में कैलकुलेशन करेंगे कि सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस कैसे। तो वो जो इनकम का हम 3 साल का कैलकुलेशन करते हैं वो होल्डिंग पीरियड में कैसे करते हैं वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। I hope you like the class. And if you like the class, please come tomorrow. Please attend the class tomorrow. Ask your friends to attend the class. अगर कोई भी आपके friends हैं उनको ये सब्जेक्ट करना है, ask them to attend the class. Reason being, these are revisions classes. ये हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड होती है, यू कैन वॉच देम लेटर ऑल्सो। बट द थिंग इज यहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दैट कुड बी योर डाउट क्लियरेंस सेक्शन ऑल्सो। भाई आराम से आप ये सेशन में बैठ के अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा, बेनिफिशियल होगा, इसलिए आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द क्लास और आप भी ज्वाइन करिए if you like the class only then. Okay, I hope I have cleared all your doubts. Ma'am is no बच्चे, there is no group. I'm so sorry to say this, but we are not allowed to form any informal groups. तो इसीलिए there is no such groups जिसमें आप मुझे contact कर सकते हैं। But अगली बार I will try to provide my email ID here, so you can email me anytime. I will reply to that. ठीक है? Is that okay? Will email work? Okay. ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। एंड ऑफ द सेशन नाउ। आपकी दूसरी क्लासेस अगर हैं तो आप अटेंड कर सकते हो, मुझे नहीं लगता 9 बजे के बाद होंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अमेजिंग स्टूडेंट्स, अमेजिंग पार्टिसिपेंट्स। यू वर रियली नाइस टुडे एंड आई एम होपिंग टू सी यू ऑल टुमारो। आई रिमेंबर योर नेम्स टू आज, अदिति, दीपू, मंजीत, देयर इज अमितेश, देयर इज साक्षी। You have been very responsive. Thank you so much. Have a nice day. Thank you so much. We'll be meeting tomorrow. Okay, ma'am. Good night. Thank you, Rahul ji. May I leave now? Sure, ma'am. Okay. Thank you so much.